वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइज, ऐसा नहीं है कि इंसानियत और हैवानियत ये सब कुछ बिल्कुल अभी अभी नया का चोचला है, बल्कि ये सब चीजें काफी सालों पहले से आई है। इंसान कब हैवान बन जाएगा कभी किसी को इस बारे में पता तक नहीं चलेगा। और इंसान जब हैवान बन रहा है तो वो कि एक दिन के अंदर शैतान नहीं बन रहा है, बल्कि उसका बिल्डअप शायद हो सकता है बचपन से ही हो, कि बचपन से ही वो ऐसी हरकतें कर रहा हो कि एक दिन वो इतना बड़ा कारनामा करेगा कि शायद किसी को विश्वास भी नहीं होगा। लेकिन उसके चलते पूरा समाज, पूरा इंसानियत एक बार के लिए सबके ऊपर सोचने लग जाता है कि इस इंसान के ऊपर भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए। दिमाग खराब होना आम बात है, लेकिन उसके पीछे किसी की बहुत ही ब्रूटली तरीके से जान ले लेना या फिर कोई ट्रेडमार्क सेट कर देना कि इससे ज्यादा तो और कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, तो वो चीज आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। हाल ही में जस्ट गाइस अभी एक वेब सीरीज लॉन्च हुई है जिसका नाम है राख। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये ट्रू इवेंट के ऊपर बेस्ड है। 1978 के अंदर एक बहुत ही बड़ा केस हुआ था, जिस केस के बारे में मैं आपको लास्ट एपिसोड के अंदर ही बताऊंगी। अगर स्टार्टिंग के फर्स्ट एपिसोड में ही आपको उस क्राइम के बारे में या फिर आपको उस सेशन के बारे में पता चल जाएगा तो फिर कह सकते हैं कि सारा क्रेज खत्म हो जाएगा और फिर आप ये भी नहीं पता कर पाएंगे कि पूरी कहानी के अंदर क्या हुआ था, वेब सीरीज के अंदर क्या क्या दिखाया गया है। सच कहूँ गाइस तो मैंने तो इस वेब सीरीज को मेरे फेवरेट कैरेक्टर के लिए स्टार्ट करी थी, जिसका नाम अली फैजल है, यानी कि मिर्जापुर वाला मेरा फेवरेट कैरेक्टर। लेकिन जैसे जैसे मैं कहानी के अंदर आगे बढ़ती गई मुझे कहानी बहुत बहुत ज्यादा पसंद आने लगी है। यानी कि थोड़ी सी स्लो बर्न है क्योंकि 1978 का टाइम दिखाया जा रहा है, तो आपको कोई भी साइंस फिक्शन वाली चीजें या फिर बहुत हाई टेक टेक्नोलॉजी वाली चीजें या फिर एआई से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, ये कुछ भी आपको इस पूरी सीरीज में नहीं दिखाया जाएगा। एकदम जो रॉ इन्वेस्टिगेशन होती है कि कहाँ से कोई इंसान इतना भाग दौड़ करके अपना दिमाग चला के चीजों को निकाल रहा है, बिल्कुल वही आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो गाइस ये पूरी सीरीज वन टाइम वॉच तो ऑफ कोर्स है, तो अगर आपके पास में टाइम हो या फिर अगर आपके पास में सब्सक्रिप्शन हो तो आप इसे पूरा देखिएगा। ये अगर दोनों ही नहीं हो तो फिर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होकर मिल जाएगा, वो भी सिंगल एपिसोड्स के साथ में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं राग का फर्स्ट एपिसोड, जहाँ पे हमें दो बच्चे दिखाई देते हैं। सुमन और साहिल दोनों भाई बहन हैं। थोड़ा एज का आगे पीछे 1 साल का डिफरेंस होगा। जैसे हर भाई बहन होते हैं वैसे ये भी एकदम उसी तरीके से हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। दोनों को एक दूसरे का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल है। साहिल जो कि थोड़ा सा मजाक मस्ती वाला लड़का था, तो उसके मजाक मस्ती के चक्कर में आज इन्होंने अपनी बस मिस कर दी है, इसलिए बस स्टॉप पे खड़े हैं और घर इन्हें पहुंचना ही था। घर नहीं पहुंचेंगे तो घर वाले टेंशन में आ जाएंगे, तो इन्होंने आज राह चलती गाड़ी से लिफ्ट ले ली। शायद मुझे यहाँ पे बच्चों की गलती लगी कि अभी के टाइम के अंदर, प्रेजेंट डे की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये तो नहीं कहता है कि तुम स्ट्रेंजर से लिफ्ट लो, लेकिन शायद 1978 के अंदर मामला इतना खराब भी नहीं था कि लोगों के ऊपर विश्वास न किया जा सके। दोनों बच्चों ने लिफ्ट ले ली, बच्चे घर पे आ गए, खूब मस्ती कर रहे थे, आइसक्रीम जमा रखी थी उनकी मम्मी ने घर पे। साहिल और सुमन की माँ का नाम मोना है। सुमन सिंगिंग किया करती थी और रेडियो स्टेशन के अंदर आज उसका गाना भी आने वाला था, यानी कि वो सिंग करेगी और पूरे इंडिया के अंदर उसका गाना सुनाई देने वाला है। वो बहुत अच्छे से गोल्ड के अपने इयररिंग्स पहनती है, फटाफट लेट हो रही थी तो जल्दीबाजी में निकलती है। मौसम बहुत ज्यादा खराब था और सुमन अकेली ऑब्वियसली बातें नहीं जाएगी, उसके घर वाले अब उसके भाई को तो भेजेंगे। तो दोनों बच्चे अपनी रेडियो स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। अब तक शाम हो चुकी थी क्योंकि बच्चे दिन से गए हुए थे, तो रेडियो स्टेशन पे एकदम सही वक्त था उनका गाना आने का। लेकिन इस बार सुमन का गाना नहीं आता है। माँ और बाप थोड़ी सी टेंशन के अंदर आ जाते हैं। हो सकता है कि सुमन का गाना आगे पीछे आए, थोड़ा बाद में आए, तो ये और ज्यादा टाइम का वेट कर लेते हैं। 1-1.5 घंटा में निकल जाता है, लगभग रात के 10-11 बज जाते हैं। अभी तक भी बच्चे घर नहीं आए थे, तब जाके यहाँ पे माँ बाप को टेंशन होने लगती है। इसलिए यहाँ पे अशोक जो है अपने बच्चों को लेने के लिए सीधा रेडियो स्टेशन ही चला जाता है स्कूटर लेके। लेकिन वहाँ पे बच्चे कहते हैं कि आज तो सुमन और साहिल दोनों ही नहीं आए, इन लोगों ने काफी देर तक उनका वेट किया और जब टेलीकास्ट होने वाला था इसी चक्कर में एंड टाइम पे किसी और बच्चे को गंवाना पड़ा, तो हो सकता है सुमन साहिल की तबीयत खराब हो, इसीलिए इन सब लोगों ने प्रोग्राम चेंज कर दिया। तो यहाँ पे अशोक घर पे कॉल करता है और कहता है कि बच्चे घर पे आए क्या, क्योंकि रेडियो स्टेशन तो बंद हो गया। यहाँ पे मोना को टेंशन होने लगती है ये सोच के कि अगर बच्चे रेडियो स्टेशन नहीं है, घर पे नहीं आए हैं, तो बच्चे आखिर गए कहाँ पे है। अशोक कहता है फटाफट से तुम बच्चों के फ्रेंड्स को कॉल लगाओ, क्या पता बच्चे वहाँ पे चले गए हो। जिसके बाद अशोक इधर उधर हर जगह अपने बच्चों को ढूंढने लगता है। अब यहाँ पे गाइस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है। कहानी सीधा पहुँच जाती है मुंबई के अंदर 2 उचक्के लफंगों के ऊपर, जिनका नाम है बाबू और रज्जो। थिएटर के अंदर बैठे थे और पूरा का पूरा जो नजर है इनकी सामने बैठने वाले एक शख्स पे है, जो कि अपनी पता नहीं कौन सी औरत के साथ में बैठा था, कुछ गलत ही चीज कर रहा था और उसके बाद में बाथरूम जाता है। बाबू और रज्जो सोच रहे थे कि इसको मार पीट के आराम से इससे पैसे ले लिया जाएगा, लेकिन ये तो मोटा अच्छा खासा तगड़ा आदमी है, ऑब्वियस बात है इन्हें एक चमाट मारेगा तो ये दोनों गिर जाएंगे। होता भी यही है, आपस में इनके झगड़ा हो जाता है। लेकिन लूटने पे पता चलता है कि इस अमीर आदमी के पास बस 6 रुपए थे। बाबू ने वो भी नहीं छोड़े। यहाँ पे अब शोर मच चुका था तो गार्ड वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन बाबू और रज्जो दोनों ही पैसे लेके वहाँ से भाग चुके थे। अब गाइज ये जो कहानी चल रही है वो 8 दिन पहले की कहानी चल रही है, तो आपको बस ये याद रखनी है कि ये बाबू और रज्जो 8 दिन पहले मुंबई के अंदर थे और वहाँ से ही कहानी हम लोग बार बार में प्रेजेंट और
और पास्ट के अंदर चलती रहेगी। प्रेजेंट के अंदर हम थाने के अंदर जयप्रकाश को देखते हैं, जो कि यहाँ के अभी इंस्पेक्टर है, और उनके पिताजी जो कि यहाँ के प्रीवियस हवलदार थे, जो कि अभी रिटायर्ड है, वो सबके लिए खाना पीना लेकर आया करते थे। हालांकि जेपी को ये चीज कम पसंद आती थी कि उनके पापा बार बार के अंदर थाने आया करते हैं, सबसे मिलना जुलना होता है, क्योंकि बाकी के फैमिली वाले ऐसे नहीं आते हैं। लेकिन जेपी के फादर सबको अपना बना के रखना चाहते थे ताकि जेपी हमेशा सबकी नजरों में रहे, इसलिए वो सबको खुश किया करते थे। और ये अंकल मटन वाले अंकल के नाम से फेमस भी बहुत थे, क्योंकि इनका खाना सबको बहुत पसंद आता था। जेपी को अपनी पढ़ाई वढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान था, क्योंकि वो और ज्यादा तरक्की करना चाहता था और ज्यादा अपग्रेड करना चाहता था खुद को, इसलिए वो एग्जाम्स वगैरह देता था। खाना खाता वो उससे पहले तो उसके पास कॉल आ जाता है कि अभी के अभी इस केस के लिए निकलो, तो इसलिए जेपी अपनी पूरी टीम को लेके बिना खाना खाए ही सीधा निकल जाता है अरोड़ा फैमिली के यहाँ पे मोना और अशोक दोनों ही बहुत ज्यादा टेंशन में थे और बताते हैं बच्चों का हुलिया, बच्चों की फोटो, बच्चे कहाँ पे गए थे, कहाँ से आए थे, कितनी बजे तक वो घर आ जाते हैं, सारी चीज। अशोक ये भी बताता है कि वो रेडियो स्टेशन पे गया था, लेकिन वहाँ पे भी बच्चे नहीं मिले, बल्कि बच्चे वहाँ पे पहुंचे ही नहीं थे। जिसके बाद में जेपी एक बार के लिए दोनों माँ बाप को कहता है कि घर के अंदर देखिए कोई नोट तो नहीं लिखा हुआ है, बच्चों ने कोई चीज छोड़ी तो नहीं है, आप लोग एक बार अपने पैसे वगैरह चेक करिए, क्योंकि ये डेली रूटीन के क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बात है, उन्हें पूछना ही पड़ेगा, हो सकता है बच्चे कहीं भागे नहीं। तो यहाँ पे मोना चिल्लाने लगती है कि मेरे बच्चे बहुत समझदार है, बहुत अच्छे हैं, वो यहाँ से कहीं भागेंगे नहीं और ऐसी कोई भी चीज नहीं है, बच्चे बस गाना गाने के लिए गए थे और उसके बाद से अभी तक घर नहीं आए हैं, आप जाइए और प्लीज तलाशिए। जाने से पहले मोना जेपी के आगे हाथ भी जोड़ती है कि प्लीज मेरे बच्चों को ढूंढ निकालिए। जेपी को ये मामला सीधा साधा सा लग रहा था, जहाँ पे बच्चों को किडनैप किया गया होगा और फिरौती के लिए रकम मांगी जाएगी, अगर उन्हें वो पैसे दे दिए जाएंगे तो बच्चों को छुड़ा लिया जाएगा, इसलिए इन लोगों को फोन की टैपिंग शुरू करनी है और फोन के ऊपर ध्यान रखना है। और इसी वक्त यहाँ पे एक फोन कॉल बच जाता है अरोड़ा फैमिली के घर पे, जो कि हॉस्पिटल से आया था कि यहाँ पे 2 बच्चे मिले हैं, तो आप एक बार शिनाख्त करने के लिए आइए। सब लोगों की एकदम सांसें चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पे बच्चे सेम नहीं थे, बल्कि बच्चे अलग थे। तब जाके अशोक को थोड़ी सी सांस में सांस आती है, जिसके बाद अब ये सारे और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि बच्चे अगर कहीं भी नहीं मिल रहे हैं तो फिर आखिर कहाँ पे गए होंगे। जिसके बाद वापस से सीन प्रीवियस के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम बाबू और रज्जू को देखते हैं, बहुत ज्यादा भंड हो रखे थे, बहुत ज्यादा पी रखे थे। रज्जू को चोरी वोरी करना कुछ खास पसंद नहीं था और वो मेहनत करना चाहता था, जबकि बाबू उसे हर वक्त उकसाया करता था, उसके मेल ईगो को हर्ट कर देता है कि तू साला कुछ भी नहीं कर सकता है, तेरे से कुछ भी नहीं होगा, तू थैला उठा निकल जाए यहाँ से, तू कभी अमीर बन ही नहीं सकता, गरीब का गरीब रहेगा। रज्जू को बुरा लग जाता है, वो भी अपना सामान लेके जाने वाला था, लेकिन बाबू उसका हाथ पैर जोड़ के माफी मांग के रोक लेता है कि अच्छा चल मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मैं तो यूं ही कह रहा था, मुझे छोड़ के जाएगा थोड़ी ना तू। लेकिन फिर भी उसे इस तरीके से प्रवोक करता है कि इन दोनों को अमीर बनना है तो उसके लिए चोरी चकारी तो पक्का से इन्हें करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे हम प्रेजेंट डे पे जेपी को देखते हैं, जो कि अपने सारे पुलिस टीम को लेकर अलग अलग जगहों पे पहुंच जाते हैं। जितने भी चोर उचक के लोग थे उनके अड्डों पे पहुंच जाते हैं और उनमें से 1-2 को तो पकड़ भी लेते हैं, ये कहकर कि बता साले बच्चों को तुम लोग कहाँ पर लेके जाते हो। तो ये बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था, क्योंकि उसे थाने वाने नहीं जाना था और उसने बच्चों को पकड़ा भी नहीं था, तो वो किसी और गैंग का नाम बता देता है और ये भी कहता है कि हाँ वो बच्चे चुराता है, आप जाके उन्हें जरूर पकड़िए। वो बच्चों को जंगल के अंदर छोड़ देता है। यानी जेपी के पास एक लीड जरूर थी कि या तो बच्चों को बेच दिया जाता है या फिर जंगल के अंदर छोड़ दिया जाता है, तो कुछ ना कुछ तो करा ही जाता है उनके साथ में। इसलिए अब जेपी अपनी अलग अलग टुकड़ी बनाता है और सारे पुलिस वालों को अलग अलग काम दे देता है। शहर के अंदर अब तक नाकाबंदी करा दी गई थी, बच्चों की फोटो सर्कुलेट करा दी गई थी और इसी के साथ में जंगल के अंदर भी छानबीन शुरू कर दी थी। मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बारिश वगैरह आ रही थी। सेम टाइम पे कहानी वापस से 8 दिन पहले शिफ्ट हो जाती है। बाबू और रज्जू दोनों ही अब चोरी चकारी करने के लिए रोडों पे उतर आए थे। वहाँ पे इन्होंने एक कारवार भी चोरी कर ली थी। ये सब बाबू का किया धरा था, क्योंकि वो बार बार में रज्जू को प्रवोक भी कर रहा था कि भाई अगर चोरी करनी है ना तो हमेशा शहनशाह एकदम ठाट बन के निकलना चाहिए। अब वो चोरी करके एक आदमी के घर पे पहुंचते हैं, जहाँ पे सारे मेंबर्स किसी शादी के अंदर गए हुए थे और घर पूरी तरीके से खाली था। ये लोग घर के अंदर घुसते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि वहाँ पे एक दादाजी बैठे हैं जो कि इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। दादाजी बेचारे कितनी देर ही लड़ पाते। बाबू और रज्जू उनको मार पीट के बांध के बिठा देते हैं और घर के सामानों को चोरी करने लगते हैं। लेकिन रज्जू को ये चीजें थोड़ी कम समझ में आ रही थी कि नहीं भाई ये तो ज्यादा ही होता जा रहा है और कोई पकड़ लेगा हमें, निकलते हैं यहाँ से। तो बेचारा एक छोटा सा शो पीस लेके निकल आता है, लेकिन बाबू ने तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही ऊंची वाली छलांग मारी थी। उसने घर के बच्चे को उठा लिया था जो कि घर के अंदर ही था अपने दादाजी के साथ में, और एक तरीके से कह सकते हैं उसे किडनैप कर लिया। फिरौती की रकम मांगेंगे तो आराम से मोटा अच्छा खासा पैसा मिलेगा। रज्जू मना करता है कि तेरा दिमाग खराब है क्या, बच्चे को छोड़, ऐसे मत कर, जाने दे इसे, हम इतना बेकार काम नहीं कर सकते। लेकिन बाबू को बस पैसे कमाने थे, तो इसलिए वो रज्जू की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और बच्चे को अपने साथ ले आता है। यहाँ पे वापस से कहानी प्रेजेंट डे के अंदर आती है। अब तक यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, जंगलों के अंदर भी पुलिस ऑफिसर्स थे, लेकिन इन्हें कोई भी लीड नहीं मिल रही थी। इसलिए जेपी एक टुकड़े को तो यहीं पे छोड़ देता है और बाकी लोगों को अपने साथ में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अलग अलग एरिया के अंदर ले जाता है कि हम लोगों को हर जगह पे तलाश करनी पड़ेगी। बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि इन लोगों को इवन कुछ दिख भी नहीं रहा था और ना ही ये किसी को इस वक्त पकड़ पाते। यहाँ पे घर में मोना और अशोक के हाल बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे टेंशन के अंदर। ये कुछ भी उल्टा सीधा सोचे जा रहे थे कि आखिर बच्चों को क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। एक चरवाहा अपने बकरियों को चराने के लिए आया था, भेड़ों को चराने आया था। कुछ ही देर पे उसे एक जूता मिलता जो कि पूरा खून से भरा हुआ था और 2 कदम आगे बढ़ते ही उसे 2 बच्चों की बिल्कुल कटी फटी बहुत ही बुरी तरीके से हालत में
लाश मिल जाती है, जहाँ पे वो बहुत अजीब तरीके का बिहेव करता है, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर आ जाता है। कहने का मतलब है कि 1978 के अंदर ये माहौल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता था, तो बेचारा आदमी भागता हुआ चला जाता है। और इसी के साथ में गाइस ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। राख के एपिसोड 2 के अंदर हम जेपी को देखते हैं, क्योंकि अब तक सारी पुलिस टीम को ये इन्फॉर्मेशन भेज दी गई थी कि 2 बच्चों की लाश जंगल के अंदर मिली है। अब तक यहाँ पे जेपी अपनी पूरी टीम के साथ में पिक्चर क्लिक करने वाले को अपने साथ ले आया था। फोटोग्राफर यहाँ पे कंटिन्यूअसली हर एक चीज की फोटोज ले रहा था। पुलिस वालों को अलग अलग चीजें मिलती जा रही थी, जैसे कभी जूता मिला, कभी चुन्नी मिली, और इसी के साथ में एक टूटा हुआ कांच भी मिला, यानी कि आसपास ही ये सारा क्राइम हुआ होगा। अब यहाँ पे जेपी को जो सबसे ज्यादा दुख लग रहा था वो इस बात का लग रहा था कि लगभग 300-400 मीटर ही ये लोग कल रात गश्त लगा रहे थे, और अगर रुक जाते तो शायद ये क्राइम कभी नहीं होता, या फिर उस क्राइम के क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सकता था, बच्चे बच सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन इन्होंने गश्त लगाना छोड़ दिया था और ये लोग अपने अपने रास्ते निकल गए थे। अब तक यहाँ पे जो सीनियर इंस्पेक्टर एसपी है वो भी पहुंच जाते हैं। 1978 के टाइम पे आज तक इतना घिनौना क्राइम किसी ने भी नहीं देखा था, तो जेपी भी सदमे में था। और जब एसपी यहाँ पे बच्चों की हालत देखते हैं और कहते हैं कि क्या सच में तुमने पूरी तरीके से चेक कर लिया है, जहाँ पे जेपी बताता है हाँ सर, बच्चों के हुलिया, कपड़े, उम्र, फोटोज, इन सब से मैच कर लिया गया है, बच्चे बिल्कुल यही हैं। जहाँ पे एसपी का कहना था कि बहुत हाई प्रोफाइल केस है, तुमको बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, जितनी भी चीजें हैं बहुत अच्छी तरीके से लिख लो, हर चीज की पिक्चर्स ले लो, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट यहाँ पे जल्दी आता होगा। और तुम्हें क्या लग रहा है ये सब क्या चीज हुई होगी, यहाँ पे किसने क्या करा होगा, पैसे का मामला है या कोई और बात है? जहाँ पे जेपी कहता है कि कुछ तो है, जहाँ पे एक बार बच्चों का फॉरेंसिक पोस्टमार्टम हो जाए तो काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, और जिसने भी इन्हें इस हालत के अंदर पहुंचाया उन्हें तो हम पकड़ के ही रहेंगे। अब तक यहाँ पे काफी सारी मीडिया पहुंच चुकी थी, पुलिस वाले उन्हें रोक देते हैं। एसपी सामने आते हैं और कहते हैं कि देखिए अभी इस हालत के अंदर आप कोई भी चीज नहीं छाप सकते हैं, क्योंकि मामला बिल्कुल उलझ जाएगा। अगर जो चीज नहीं है वो भी चीज सामने आ जाएगी, आप तो मनगढ़ंत कुछ भी कह देंगे तो अफवाह बहुत गंदी तरीके से फैल जाएगी, समाज के ऊपर एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। तो आप अभी के लिए रुक जाइए, हमें थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, उसके बाद आपको जो चाहिए हम सब आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इतनी ही देर के अंदर यहाँ पे अशोक अरोड़ा पहुंच जाता है, क्योंकि उस तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि 2 बच्चे मिले हैं। वो सारी जगह को हटा के आगे पहुंचता है और अपने बच्चों को इस हालत के अंदर देखता है, तो वो तो बहुत भयंकर बुरी तरीके से टूट चुका था और बहुत बुरी तरीके से रोता है कि अपने बच्चों को कोई इस हालत में देखे, ऐसा तो दिन किसी भी माँ बाप को कोई भी ना दिखा है। जिसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चलता है कि बच्चों को किसी ने लिफ्ट दी थी, कोई रेड कलर का स्कूटर था और कोई सरदार जी थे। तो शहर के अंदर जितने भी रेड कलर के स्कूटर वाले सरदार जी थे उन सबको थाना ले आया गया था, लेकिन अब तक भी कोई चीज पता नहीं चली थी। तभी एक सरदार जी खुद ही आगे होके आते हैं और कहते हैं कि जैसे मैंने बच्चों के बारे में सुना तो मैं खुद ही आ गया। उसने घर से थोड़ी दूर पे लिफ्ट दी थी बच्चों को, और काफी तेज बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बच्चों ने कहा था कि उन्हें बस स्टॉप उतार दो, बस स्टॉप से ये लोग रेडियो स्टेशन चले जाएंगे। जबकि सरदार जी ने कहा भी था कि ये डायरेक्ट रेडियो स्टेशन तक बच्चों को छोड़ देंगे, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ दो। तो सरदार जी के साथ में सारे लोग मिलके बस स्टॉप पहुंच जाते हैं, लेकिन आखिर इन्हें यहाँ पे मिलेगी तो क्या ही चीज मिलेगी। सरदार जी के पास जितनी भी नॉलेज थी वो सब कुछ बता देते हैं। अब जेपी यहाँ पे हर एक चीज ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अब क्या मिलेगा, बच्चों को बस यहाँ पे छोड़ा गया था, इससे इसके बाद की कोई भी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये बस एक बस स्टॉप है। ना उस वक्त कोई कैमरे हुआ करते थे, न ही कोई लोकेशन ट्रेस वाली कोई चीज थी, न ही कोई मोबाइल फोन थे, तो आखिर ये क्या ही चीज पता कर सकते थे। जिसके बाद में अशोक दोनों बच्चों की बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद में घर ले आया था, जहाँ पे ऑलमोस्ट फैमिली मेंबर्स आ चुके थे और बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे। किसी की भी हालत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि कोई किसी को कुछ कह सके। तभी उतर के मोना आती है और जबरदस्ती कहती कि मेरे को बच्चों के चेहरे देखने हैं। अशोक मना करता है, लेकिन मोना ऑब्वियस बात है माँ है तो वो देखेगी चेहरे, लेकिन बच्चों के चेहरे देखने के बाद में वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी, सदमे में चली गई थी। पानी पीती है, लंबी सांस भरती है और कहती है कि सब अपने अपने काम पे जाओ, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, जाके ढूंढ के लेकर आओ, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, वो दोनों जिंदा है। लेकिन मोना इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके बच्चे खत्म हो चुके हैं। अशोक को अकेले अपने बच्चों का फ्यूनरल करना पड़ता है और उन्हें अग्नि देनी पड़ती है। जिसके बाद में कहानी वापस से 7 दिन पहले शिफ्ट हो जाती है। हम बाबू और रज्जो को देखते हैं। कल रात इन्होंने जिस घर में चोरी करी थी और एक बच्चे को किडनैप करा था, उसके बाप को कॉल लगाते हैं, फिरौती के पैसे मांगते हैं, और अब इन्हें पता था कि भाई साहब पैसे आने वाले हैं, तो थोड़ा सा शहनशाही ठाट दिखाने लगते हैं। बाबू मस्त कोट वोट पहन के, जो बिल्कुल पुराने जमाने का हुआ करता था, यानी कि एकदम लूज सा कोट, बड़ी से स्लीव्स पहन के सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी एक गर्लफ्रेंड काम किया करती थी जिसका नाम मीना था, नर्स का काम किया करती थी, और बाबू शायद कभी कभार उसके साथ में जबरदस्ती भी किया करता था। बाबू कहता है कि देख मैं लखपति बनने वाला हूँ, बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। मीना कहती है कि तू फिर मेरे घर पे बात कर लेगा ना, और तू सही में कोई 2 नंबर का धंधा तो नहीं कर रहा ना। बाबू कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल अच्छे से मेहनत का काम कर रहा हूँ, कोई भी गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तेरे घर पे बात करने के लिए आऊंगा, तुझसे शादी करूंगा। लेकिन वो मीना के साथ में जिस तरीके से जोर जबरदस्ती कर रहा था, उसे ऐसा लग नहीं रहा था कि मीना कुछ कोई खास खुश है उसके साथ में रहने के लिए, और वो भी बस चिल्ला के चली जाती है कि भाई डॉक्टर आ जाएगा, चला जा, ये जगह सही नहीं है कुछ भी करने के लिए। लेकिन बाबू कुछ खास गुस्सा नहीं करता उस वक्त, लेकिन लग ऐसा रहा था कि एक नंबर का सनकी आदमी और बेचारी मीना को ही पीट देगा। जिसके बाद हम इस छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि किडनैप हुआ था। अब वो यहाँ से भागने की प्लानिंग बनाता है, इसलिए वो रज्जो को कहता है कि
कि उसे 2 नंबर आई है। रज्जू उसे उठा के सीधा पटरी पे ले आता है और कहता है कि कर ले यहाँ पे। तो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं मुझे शर्म आती है, उल्टा देखो। अब बेचारा रज्जू भी बोला था, उसने कभी जीवन में किडनैपिंग करी नहीं थी, तो बच्चे की बात मान के उल्टा घूम जाता है। लेकिन इतनी देर में तो बच्चा भाग जाता है यहाँ से। रज्जू फिर भी उसे पकड़ ही लेता है कैसे तैसे करके। यहाँ पे हम बाबू को देखते हैं जो कि तैयार होकर खड़ा था पैसों को उठाने के लिए। बच्चे का बाप आता है, पैसों को एक टोकरी के अंदर रख के जाता है। कुछ देर के अंदर बाबू जैसे ही उस टोकरी के अंदर रखे हुए पैसों को उठाता तो पुलिस वाले उसे धर दबोचते हैं। फील्डिंग सेट थी लेकिन फिर भी बाबू इधर उधर से जान बचा के यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट डे के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम जेपी को देखते हैं जो कि फॉरेंसिक डॉक्टर के पास में आए थे, जिन्होंने बच्चों के ऊपर सारा का सारा ट्रीटमेंट करा था और सारे के सारे एनालिसिस निकाल लिए थे। इस वक्त वो एक पिग के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी कि चाकुओं को और तलवारों को रखा हुआ था, यानी कि धारदार किस तरीके का हथियार होगा जिससे कि बच्चों के ऊपर अटैक किया होगा। जेपी जब तक आता है तब तक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि बच्चों के ऊपर एक तलवार से अटैक हुआ है और ये कोई शार्प वेपन या कोई ऐसी चीज नहीं है, बस जबरदस्ती कहीं से कहीं पे भी कट लगा दिए गए हैं। कोई मंझे हुए या फिर कोई बहुत समझदार तरीके के आदमी नहीं है, बल्कि जोर जबरदस्ती से हाथापाई में लगे हुए कट है और कट के जो निशान है वो बिल्कुल एक तलवार से ही मैच हो रहे हैं। तो तुम्हारा जो वेपन है वो एक तलवार ही है, तो तुम्हें उसे ही ढूंढना है क्योंकि अभी तक मर्डर वेपन नहीं मिले थे। और इसी के साथ में इन्हें जो कांच टूटा हुआ मिला था वो एक कार था जिसपे ग्रीन कलर के स्पॉट्स लगे हुए थे। इसका मतलब है कि जो कार से कांच निकला है वो एक ग्रीन कलर की कार है, यानी कि जेपी के पास में अब काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी जिससे कि वो आगे काफी सारी चीजों को ढूंढ सकता है। सबसे दर्दनाक बात ये थी इस वक्त की कि बच्चों के ऊपर लगभग 25 से 30 वार किए गए थे, यानी कि बच्चों ने भी पूरी तरीके से अटैक को डिफेंड करा था। उन्होंने भी हाथापाई पूरी तरीके से करी थी। खून के सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया गया था। इसी के साथ में 2 और अलग ब्लड ग्रुप के सैंपल मिले थे, उनको भी इकट्ठा कर लिया गया था। जिसके बाद अब नाकाबंदी शुरू कर दी गई थी। ग्रीन कलर की गाड़ी को ढूंढने का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं ग्रीन कलर की नहीं मिली थी। जेपी जो है वो अपने थाने जाता है क्योंकि वहाँ पे उसे एसपी ने बुलाया था, वो भी एकदम इमरजेंसी के अंदर। लेकिन थाने पहुंचते उसे वहाँ पे अपने पिताजी मिल जाते हैं जो कि एसपी को मस्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जेपी के ऊपर हमेशा उनका ध्यान बना रहे। यहाँ पे एसपी मस्त अपना खाना वाना खाते हैं, लेकिन उन्हें इस खाने वाने से कोई मतलब नहीं था कि वो जेपी को थोड़ी मोहलत दे दे या फिर उसके ऊपर थोड़ी दया दिखा दे। जिसके बाद में जेपी के पिताजी तो यहाँ से चले जाते हैं और अब यहाँ पे एसपी जो है वो जेपी को कहते हैं कि ये मामला हाई क्लास जाता ही जा रहा है, बहुत हाई प्रोफाइल केस है, तुम्हें इसके ऊपर अब काम नहीं करना है, तुमसे ये केस नहीं सुलझ पाएगा। इंस्पेक्टर चौहान आने वाले हैं, तुम्हें कल सारी की सारी रिपोर्ट उन्हें सौंपनी है, वो भी इसके ऊपर काम करेंगे। जिसके ऊपर जेपी कहता है कि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी इतना सारा काम कर लिया है, मुझे काफी सारी चीजें पता चल गई है, बच्चों को मारा किस चीज से, वेपन कौन सा है, गाड़ी कौन सी है, इतनी सारी चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ। मुझे 2 दिन का टाइम तो दीजिए एटलीस्ट। अगर आप मुझे टाइम ही नहीं देंगे तो मुझे एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा। लेकिन एसपी हाई प्रोफाइल केस होने के चक्कर में जेपी के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते थे और पूरी तरीके से केस जो है कल सुबह चौहान को देने के लिए कह देते हैं। अब यहाँ पे जेपी के पास केवल रात तक का टाइम बचा था। यहाँ पे कहानी फिर से 5-6 दिन पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे हम बाबू और रज्जू को देखते हैं। बाबू अपनी जान बचा के घर पे पहुंचा था क्योंकि पुलिस वालों ने उसकी फील्डिंग सेट कर दी थी। यहाँ पे रज्जू को भी पता था कि बच्चा भाग गया था, तो दोनों थोड़े बहुत गुस्से के अंदर तो थे। इसी चक्कर के अंदर बाबू गुस्सा अपना निकालना चाहता था कि इस बच्चे को तो मैं जान से मारूंगा, क्योंकि इसके बाप ने ना तो पैसा दिया, ऊपर से पुलिस वालों के साथ में पकड़वाने की प्लानिंग और करी। तो रज्जू से मना कर देता कि तेरा दिमाग खराब है क्या, बच्चे को क्यों मारेगा, तेरे में इतनी हिम्मत आ गई। इसी चक्कर के अंदर रज्जू बाबू को पकड़ लेता है और उसका गला दबा देता है, ऑलमोस्ट उसके सर पे एक बॉटल भी फोड़ देता है। तो यहाँ पे बाबू कहता है कि भाई तेरे में तो बहुत ज्यादा दम है, मैं तो तेरे को यूं ही समझता था, तू तो सच्चा आदमी निकला, अच्छा तू मुझे छोड़ दे नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। रज्जू ने उसे बहुत ज्यादा जोर से गले से पकड़ रखा था कि अगर बाबू कोई गलत हरकत करेगा तो वो सच में उसे मार देगा। लेकिन बाबू था तो एक दैत्य, राक्षस, वानर, जो भी कहें, ये सारे शब्द गाइस कम ही है। खैर यहाँ पे गाली नहीं बक सकते, इसलिए हिंदी के अंदर कही जा रही चीजें हैं। क्योंकि बाबू का जैसे ही हाथ खुलता है वो ऑलरेडी तक गुस्से के अंदर था कि उसने बच्चे को धमाधम चाकू से 2-4 वार कर दिया और घोप के चाकू बच्चे को वहीं पे मार दिया। और रज्जो देखता ही रहता है कि तेरा दिमाग खराब है क्या, तूने ये क्या कर दिया, तूने क्यों करा, बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था। लेकिन बाबू का केवल दिमाग सटका हुआ था, इस चक्कर के अंदर उसने बच्चे को जान से मार दिया। जिसके बाद में हम यहाँ निसार को देखते हैं। वो एक मीडिया जर्नलिस्ट थी, तो अपना काम किया करती थी, घर आती थी, जाती थी, रात में भी कई बार ट्रैवल करती थी, मीडिया के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो भी देती थी। और इसी के साथ में जेपी के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन था, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। इसी के साथ नहीं कह सकते, रिलेशन में ही थे ये दोनों, तो एक दूसरे का वेट किया करते थे बात करने के लिए, मिलने के लिए। और दोनों ही काफी ज्यादा परेशान थे इस केस को लेकर कि आखिर बच्चों के साथ इतना कोई क्रूएल्टी कैसे कर सकता है। जेपी काफी ज्यादा परेशान था कि उसे इस केस से हटा दिया गया है। कल सुबह उसे इंस्पेक्टर को ये केस सौंपना है, जहाँ पे दोनों काफी सारी बातचीत करते हैं बच्चे से रिलेटेड, कि बच्चों के ऊपर आखिर ऐसा किसने किया होगा, इन्हें क्या क्या तरीके के सबूत मिले हैं, ये किस तरीके से चोरों को पकड़ सकते हैं या फिर जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जेपी का दिमाग चलता है और वो कहता है कि एक रात है ना अभी भी उसके पास में, वो एक रात में कुछ तो कर ही सकता है। इसलिए वो रात के अंदर भी अपनी ड्यूटी निभाता है, जबकि कल उसे केस ट्रांसफर करना है। फिर भी वो एक बार के लिए हार नहीं मानता और रात में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाता है कि वो कुछ तो जरूर ढूंढ निकालेगा। इसी के साथ में निसार को बच्चों की पिक्चर्स भी दे देता है।
ताकि निसार को अखबार में छापने में थोड़ी मदद मिल सके और उसे थोड़ा नाम भी मिल सके। यहाँ पे हम घर पे मोना को देखते हैं जो कि इस वक्त बच्चों की कॉपीज चेक कर रही थी, क्योंकि वो एक टीचर थी, लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल भी सदमे के अंदर नहीं थी। हालांकि उसकी आंखें बिल्कुल काली हो रखी थी और बस वो अभी तक भी यही बात कह रही थी कि उसके बच्चों को वापस ला दो, उसके बच्चों को वापस ला दो, बच्चे बस गुम हो गए और जल्दी वापस मिल जाएंगे। इसी के साथ में हम जेपी को देखते हैं जो कि कोई सुराग ढूंढने के लिए रोड पे निकला हुआ था और क्राइम लोकेशन पे जाने वाला था, लेकिन क्राइम लोकेशन पे उसे किसी तरीके की आवाज आती, कोई हलचल होती हुई दिखाई देती है। पता चलता है कि यहाँ पे अशोक पहले से ही खड़ा था जो कि बहुत भयंकर तरीके से रो रहा था फूट फूट के कि उसके बच्चों के साथ में क्राइम यहीं पे हुआ, काश वो अपने बच्चों की आवाज सुन लेता। जेपी उसे कैसे तैसे संभालता है और उसे वापस एक घर जाने के लिए कहता है। यहाँ पे हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे बाबू और रज्जो को लगता है कि अब इन्होंने मर्डर कर दिया है तो इन्हें अपनी जान बचा के भागना पड़ेगा। मुंबई के अंदर तो पुलिस वाले इन्हें ढूंढ रहे हैं तो इन्हें दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि रज्जो पहले दिल्ली के अंदर रहता था, तो अभी ये लोग छुप के दिल्ली के अंदर आराम से रह सकते हैं। और ये वो दिन था जब ये ट्रेन के अंदर बैठ के दिल्ली आ रहे थे, यानी कि 5-6 दिन पहले की बात है। जिसके बाद हम प्रेजेंट डे पे जेपी को देखते हैं, वो इधर उधर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। बहुत तेज वाली बारिश आ जाती है और एकदम से उसकी गाड़ी हल्की सी स्किड होती है, हल्की सी स्लिप होती है और वो गाड़ी को साइड में लगा देता है, क्योंकि नीचे उतरने का रास्ता था। तभी उसे समझ में नहीं आता कि गाड़ी एकदम से स्लिप कैसे हुई। वो थोड़ा सा नीचे उतर के देखता है, टॉर्च मारता है और तभी उसे वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई मिलती है जो कि ग्रीन कलर की गाड़ी थी। उसका एक शीशा गायब था, पूरी गाड़ी के ऊपर खून के हाथ के निशान लगे हुए थे, पीछे की सीट पूरी खून से भरी हुई थी, आगे भी बहुत सारा खून पड़ा था और साफ पता चल रहा था कि ये वही गाड़ी है जिसके अंदर क्राइम हुआ था। बच्चों को शायद तक यहीं पे लाया गया था, क्योंकि 2 बच्चे हैं, ऑब्वियस सी बात है, इन्हें गोदी में तो उठा के लाया नहीं जाएगा, बड़े बच्चे हैं, तो उसे बहुत बड़ी चीज मिल चुकी थी। और इसी के साथ में गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। राख के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत के अंदर हम अरोरा फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे मोना अशोक अपने बच्चों के साथ में तारों की छांव के अंदर सोया करते थे। जैसे यूजुअली सारी फैमिली गर्मियों के अंदर छत पे सोया करती थी, तो ये फैमिली भी बहुत प्यारी एकदम नॉर्मल फैमिली के जैसे अपना टाइम स्पेंड करती है, बिल्कुल खुशहाल फैमिली के जैसे रहती है। लेकिन एक दिन और एकदम से इनका पूरा फैमिली उजड़ गई, ये तो गाइस इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। प्रेजेंट के अंदर हम देखते हैं कि अशोक बहुत सदमे के अंदर ही था, लेकिन मोना तो उससे भी ज्यादा सदमे में थी, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उसके बच्चे उससे छिन गए हैं, उनकी इतनी ब्रूटली तरीके से हत्या कर दी गई है। वो अपने काम पे रेडी होके निकल जाती है। अशोक को समझ में आ गया था कि उसकी वाइफ का मेंटल स्टेटमेंट अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसे छेड़ना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कार को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले आया गया है। जेपी ने अब इतना बड़ा जो मतलब सबूत बाहर निकाला है, तो इसीलिए वो इसके आधार पे एसपी को कहता है कि सर आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं सच के अंदर आपको और भी बहुत सारी चीजें निकाल के दे दूंगा। क्राइम वेपन मिल चुका है, क्राइम की गाड़ी मिल चुकी है, बच्चों के बारे में इतना कुछ पता चल चुका है, ब्लड सैंपल्स मिल चुके हैं, तो जल्द से जल्द मैं आपको जो हत्यारे हैं इसके पीछे वो भी ढूंढ के निकाल दूंगा, बस आप मुझे कुछ टाइम की मोहलत दे दीजिए। जिसके पीछे एसपी कहता है कि सच में केस बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये केस चौहान को देने दो, लेकिन जेपी मना कर देता है कि नहीं सर प्लीज मुझे इस केस के ऊपर काम करने दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपको सारी चीजें दे दूंगा, बस मुझे 48 आवर्स दे दीजिए। जिसके ऊपर एसपी जेपी को 48 आवर्स यानी कि 2 दिन की मोहलत दे देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कार के अंदर से जो क्राइम वेपन तलवार थी वो मिल चुका था, जो कि परफेक्ट इन लोगों ने कल ही चेक करा था कि एक तलवार से बच्चों के ऊपर वार हुआ है। और इसी के साथ में काफी सारे ब्लड सैंपल्स मिले हैं, क्योंकि पूरी कार के ऊपर, आगे पीछे, कांच के ऊपर, सीट पे, हर जगह ब्लड गिरा हुआ था। यहाँ पे हम बाबू और रज्जो को देखते हैं जो कि मुंबई से भाग के अब दिल्ली आ चुके हैं और दिल्ली के अंदर एक लंगर में बैठ के खाना खा रहे गुरुद्वारे में। रज्जो का दिमाग बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि उसने आज से पहले किसी बच्चे को ऐसे मरते हुए नहीं देखा था और बाबू ने अपना दिमाग खराब होने पे बच्चे को मार दिया। ये और भी ज्यादा बुरी बात थी, जिससे कि रज्जो कहीं ना कहीं गुस्से के अंदर बैठा था और वो बाबू से बात नहीं कर रहा था। तो बाबू यहाँ पे नाटक करने लग जाता, खुद को मारने पीटने लग जाता, चांटे मारता खुद को कि यार मुझे कुछ सच में माफ कर दे, मैं तो तेरी माफी की भी काबिल नहीं हूँ, तू मुझे जान से मार दे, मेरे को बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। तब जाके रज्जो से माफ करता है कि चल ठीक है छोड़, लेकिन आज के बाद हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे। बाबू कहता है तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा, गाड़ी साफ करनी है, काम करना है, मेहनत का काम करना है, तू जैसा बोलेगा मैं बस वैसा ही काम करूंगा, तू बस मुझसे गुस्सा मत रहे। जब रज्जो कहता है कि यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, बहुत साल पहले का दोस्त है, हम उसके पास जाते हैं, वहाँ पे हमें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। यहाँ पे हम प्रेजेंट डे देखते हैं, दिल्ली के अंदर ही अब सुमन और साहिल के स्कूल के अंदर अब उनका फ्यूनरल डे मनाया जाता है। सारे बच्चे उन्हें याद करते हैं, क्योंकि सुमन गाना गाया करती थी, तो एक लड़की बिल्कुल उसके जैसा ही गाना वहाँ पे सबके सामने गाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मोना भी सेम इसी स्कूल में काम किया करती थी टीचर का, और वो काफी सारी कॉपियों को चेक करके यहाँ पे लेकर आई थी और इसी के साथ में क्लास में पढ़ा भी रही थी। बच्चों को बहुत ज्यादा शौक लगता है कि इनके घर में इतना बड़ा केस हो गया, फिर भी टीचर पढ़ाने क्यों आ रही है। अब तक यहाँ पे प्रिंसिपल भी इन सारी चीजों को नोटिस करती है। जो बाकी सारी टीचर्स थी वो भी कहीं ना कहीं मोना को कंसोल करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, लेकिन मोना उल्टा इन्हें चिल्ला देती है कि तुम क्या पागल हो गए हो क्या, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे। मोना इतनी ज्यादा गुस्से के अंदर रहती थी और किसी से भी बात करना उसने बंद कर दिया था। यहाँ पे हम अशोक को देखते हैं और वो भी बिल्कुल शांत रहने लगा था, वो भी किसी से कुछ बातचीत नहीं करता था, बस वो चाहता था कि क्रिमिनल्स पकड़े जाएं। अब जब केस के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी तो वो चीज मीडिया को दी जा सकती थी, इसलिए काफी सारे मीडिया वाले इस पूरी रिपोर्ट को कैप्चर करने के लिए आए थे। और इसी के साथ में निसार भी जेपी से बात करने के लिए भागती है, लेकिन जेपी को किसी काम
के सिलसिले में बाहर जाना था और न ही वो कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, इसलिए वो निसार के साथ में मजाक मस्ती करके यहाँ से चला जाता है। अब जो इन्हें तलवार मिली थी उसके ऊपर जिसका नाम था, ये सभी उसके पते पे पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आदमी बैठा था, यानी कि जो बिजनेसमैन बैठा था, बल्ली नाम का आदमी, क्योंकि तलवार पे बल्ली का नाम लिखा हुआ था, तो दुकान पे बैठा हुआ आदमी कहता है कि वो तो एक नंबर का बेकार आदमी है, कुछ करता धरता है नहीं, नशे पत्ते करता है, इधर उधर पड़ा रहता है, गलत काम करता है। साहब मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो बहुत टाइम पहले इस दुकान को ले लिया था, खरीद लिया था, उसने अपने बाप का नाम डुबो दिया है। यानी कि बल्ली के बाप का नाम उस तलवार पे लिखा होगा और वो कब के सिधार चुके हैं। इस वक्त अभी बल्ली जिंदा है, यानी कि उनका बेटा जिंदा है, जो कि नशे पत्ते करता है, गलत गलत काम करता है और उसकी वैसी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इज्जतें उतरी हुई है। जिसके बाद हम बाबू और रज्जू को देखते हैं, यानी कि कहानी 3-4 दिन पहले की चल रही है। अभी वो इस वक्त अपने दोस्त को मिलने के लिए आते हैं, जिसका नाम है प्यारे मोहन। वो एक बार के अंदर सिंगिंग का काम करता है, यानी कि आदमी और औरत दोनों बन के काम किया करता है। अब आदमी पैसा कमाने के लिए कुछ तो करेगा, इसलिए ये आदमी भी वही करता है जो बाकी सारे आदमी मजबूरन किया ही करते हैं। लेकिन जैसे ही बाबू और रज्जू अंदर आते हैं तो उसका बहुत गंदी तरीके से मजाक उड़ाते हैं कि तू क्या तबायफ बन गया है, बार के अंदर गाने गा रहा है, औरत बन के तेरे पास और कोई काम नहीं बचा। लेकिन अब प्यारे मोहन को खुद का पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था। जिसके बाद ये डांस वांस का काम सब खत्म होता है, प्यारे मोहन बाहर निकलता है तो वहाँ पे उसे एक आदमी बहुत ज्यादा छेड़ता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि बल्ली ही है, जिसे अभी तक ढूंढा जा रहा है। इसलिए प्यारे मोहन उस फालतू आदमी के ऊपर ध्यान नहीं देता है, अपनी गाड़ी उठाता है, दोनों दोस्तों को लेता है और घर की तरफ निकल जाता है। यहाँ पे हम निसार को देखते हैं, जो कि अपने डायरेक्टर के पास चली गई थी, क्योंकि उसने जो न्यूज लिखी थी उसके ऊपर कहीं भी हेडलाइन में भी उसका नाम नहीं है, यानी कि जो उसे क्रेडिट्स दिए जाते हैं उसमें निसार का कहीं पे भी नाम नहीं था, जबकि उसने पिक्चर्स भी ला के दी थी बच्चों की और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो डायरेक्टर कहता है कि देखो केस बहुत बड़ा है, एक्सक्लूसिव केस है, अगर तुम मुझे कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज ला के दोगी तो मैं तुम्हारा नाम क्रेडिट्स के अंदर डाल दूंगा। तो यहाँ पे निसार कहीं ना कहीं फंस जाती है, क्योंकि उसे भी अच्छी न्यूज चाहिए अपने काम के अंदर। यहाँ पे हम जेपी को देखते हैं, जो कि अब इस वक्त अगर घर भी आता है तो घर पे भी पूरी तरीके से टाइम नहीं दे पाता है। जहाँ पे उसकी बुआ उसके बच्चे आते हैं और बच्चों की उम्र भी लगभग सुमन के बराबर ही थी, यानी कि सुमन जिसकी डेथ हुई थी। तो ये बच्चे कहते हैं कि हम भी पढ़ने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जेपी की बुआ बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से मना कर देती है कि बहुत ही बेकार शहर है दिल्ली, तो यहाँ पे किसी को आना ही नहीं चाहिए, बच्चे मर जाते हैं, हम तो कभी नहीं भेजेंगे। जहाँ पे जेपी कहता है कि आपका दिमाग खराब हो गया क्या, पुलिस वाले का घर है, यानी कि वो खुद पुलिस वाला है, तो बच्चे के साथ में कुछ भी नहीं होगा, इसे पढ़ने के लिए भेज दो। तो यहाँ पे उसकी बुआ जी कहती है कि जिसके बच्चे मरे ना वो भी फौजी था, उसके घर में किसने किसको छोड़ा, तो बता उसके साथ में भी बुरा हुआ ही ना। ये चीज जेपी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा झंझोड़ देती है और वो काम के सिलसिले में वापस निकल जाता है। भले उसके घर पे गेस्ट आए हुए थे, फिर भी वो अपने काम में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहना चाहता था, तो वो अपने पापा से मिलकर बस निकल ही रहा था। और इस बार तो वो अपने पापा को झाड़ भी देता है कि बार बार के अंदर मेरे थाने आना बंद करिए, अच्छा नहीं लगता है कि किसी के फादर बार बार में आके वहाँ पे सबको खाना खिला रहे, मटन खिला रहे हैं, वहाँ पे लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि आपके नाम से जानते हैं कि मैं मटन वाले का लड़का हूँ। जिसके बाद में हम वापस से 3-4 दिन पहले वाली कहानी देखते हैं। प्यारे मोहन, बाबू और रज्जू तीनों मिलके जबरदस्त दारू पी रहे थे, आपस के अंदर खुद की पुरानी कहानियां बाहर निकाल रहे थे। प्यारे मोहन के पास काम नहीं था, इसलिए वो यहाँ पे सिंगिंग का काम करता है और बहुत परेशान भी है, लेकिन क्या करे, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रज्जू जिसे ये लोग बिल्कुल नामर्दी समझते हैं, ऊपर से यहाँ पे प्यारे मोहन बता भी देता है कि इसकी बहन बहुत सुंदर हुआ करती थी, गाँव के अंदर सब उसके पीछे घुमा करते थे, और रही बात रज्जू की तो इसको इसकी बीवी छोड़कर चली गई थी, तो इसलिए इसकी नसबंदी करा दी गई। जिस बात के ऊपर तो बाबू उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंसता है और उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है। इनके बीच में आपस में हाथापाई हो जाती है मजाक मस्ती के अंदर, लेकिन प्यारे मोहन बल्ली की बात वापस से ले आता है और कहता है कि साले बल्ली को तो मैं जान से मारूंगा, वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, सबसे ज्यादा मुझे परेशान करता है, उसको अपने पैसों का घमंड है। अब जैसे ही पैसों का नाम सुनता है बाबू तो उसके कान खड़े हो जाते हैं बिल्कुल कुत्ते के जैसे, और वो कहता है कि क्या उसके पास में पैसा है, सही बता, सच बता, उसके पास में बहुत सारा पैसा है। तो जब प्यारे मोहन नशे में कहता है कि हाँ उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तभी यहाँ पे बाबू और रज्जू का दिमाग चलना शुरू कर देता है कि इन्हें करना क्या है। यहाँ पे दूसरी तरफ फॉरेंसिक के जो डॉक्टर थे उन्होंने कार से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और उन्होंने जेपी को एकदम अर्जेंट के अंदर बुलाया था। उन्होंने जेपी को दिखाया, ये देखो खून के मार्क हर तरफ है, यहाँ पे एक साथ में 4 अलग अलग खून के ट्रेस मिले हैं, यानी कि 2 तो बच्चों के मिले हैं और 2 अननोन ट्रेस मिले हैं, वो हमने ले लिए हैं। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से देखो, पीछे अगर इतना खून गिरा है तो आगे भी उतना ही खून गिरा है, हर तरफ टायर पे है, सीट पे है, सीट के आगे है, सीट के पीछे है, गियर पे है। इसका मतलब साफ था कि बच्चों ने बहुत भयंकर वाला हाथापाई करी है। और जो तलवार इन्हें गाड़ी के अंदर मिली है, इसका मतलब है कि तलवार से इन बच्चों ने दोनों क्रिमिनल के ऊपर भी जबरदस्त वार किया होगा, और इस वार को कोई नॉर्मल दवाई से नहीं ठीक किया जा सकता। अगर बच्चे तो खत्म ही हो गए हैं, तो सोचो अगर इन दोनों को इतनी बुरी तरीके से मार पड़ी है तो ये जरूर पक्का किसी हॉस्पिटल में गए होंगे। यानी कि जेपी को एक बहुत बड़ा हिंट मिल गई थी कि अगर क्राइम वाली रात को कोई 2 लोग लहूलुहान हालत के अंदर किसी हॉस्पिटल के अंदर इलाज के लिए पहुंचे तो उसके बारे में फटाफट से पता लगाओ। सारी टीम जुट जाती है, अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर से पूछा जाता है कि क्या 2 लोग रात के अंदर आए थे खुद को ठीक कराने के लिए, मरहम पट्टी वगैरह करवाने के लिए। सेम टाइम पे हम निसार को देखते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहीं ना कहीं तो पहुंच ही गई थी। जेपी अब उसे मिलता नहीं है, तो यहाँ पे सरदार जी जो दूसरे कांस्टेबल थे वो उनसे बातचीत करने लग जाती है, और बातों बातों के अंदर वो काफी सारी चीज पता भी लगा लेती है, क्योंकि उसे अपने हॉस्टल जाना था और रात में अभी माहौल ऑलरेडी सेफ नहीं था, तो सरदार जी खुद ही उसे छोड़ने के लिए गए थे। पता चलता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर लगभग डेली कोई ना कोई कॉल कर रहा है कि बच्चों को
को आखिर किसने देखा था। तो यहाँ पे निसार सारे लोगों के बारे में पूछ लेती है कि वो लोग कौन कौन थे जिन्होंने बच्चों को देखा था, जिसके बाद में जेपी अपनी टीम के साथ में सीधा उसी हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है जहाँ के स्टाफ ने ये कंफर्म किया था कि 2 लोग रात के अंदर आए थे मरहम पट्टी कराने के लिए, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर यहाँ पे कहता है कि मैंने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से चेक करा था, उन्हें काफी ज्यादा फ्रैक्चर थे और काफी ज्यादा चोटें लगी हुई थी, किसी बड़ी चीज से चोट लगी हुई थी। मैंने उन्हें मरहम पट्टी करके यहीं पे रहने के लिए कहा था क्योंकि एक्सरे वगैरह की रिपोर्ट कुछ भी नहीं आई थी, लेकिन वापस जब तक रिपोर्ट आई तब तक वो दोनों भाग चुके थे। मैंने उन्हें पकड़ने के लिए भी कहा था, लेकिन उस दिन कोई इमरजेंसी हुई थी तो पूरा स्टाफ उस इमरजेंसी के अंदर लगा हुआ था और पीछे से वो दोनों भाग गए। अब ये वही रात थी जिस दिन बच्चों का भी कत्ल हुआ था और ये सारे लोग हॉस्पिटल के अंदर 2 बच्चों को चेक करने के लिए भी आए थे। तो यहाँ पे सब कहते हैं कि इस चीज की क्राइम रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई गई। तो डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल हमने पुलिस वाले को बुलाया था, आप थाने के अंदर से बुलाइए पुलिस वाले को। तब यहाँ पे पास के थाने से कांस्टेबल को बुलाया जाता है। जेपी उसे पकड़ता है कि बता ला रिपोर्ट दे, तूने रिपोर्ट लिखी होगी ना 2 लोगों के कि यहाँ पे वो ठीक कराने के लिए आए होंगे खुद को। तो यहाँ पे ये इंस्पेक्टर बिल्कुल चुप हो जाता है कांस्टेबल कि उसने वो रिपोर्ट नहीं लिखी थी क्योंकि वो दोनों खुद को गरीब बता रहे थे और कहते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया था कार से, वो ऑलरेडी गरीब है और किसी पुलिस के मामले में नहीं फंसना चाहते क्योंकि ऐसे केस दिन में 10 बार आते ही हैं कि गरीब आदमी और कोई किसी को ठोक ठाक के चला गया तो उन्हें किसी भी केस के अंदर नहीं फंसना था। जिसके ऊपर जेपी बहुत ज्यादा चिल्लाता है कि बेवकूफ आदमी, तेरे चक्कर में 2 क्रिमिनल भाग गए, वो यहीं पे ही थे, हम सब लोग यहीं पे ही थे। अगर तू उनके बारे में कुछ भी लिख लेता या कोई डिटेल नोट कर लेता है, रिपोर्ट लिख लेता तो हम अभी तक उन्हें पकड़ चुके होते। जहाँ पे कांस्टेबल कहता है कि सर मेरे पास उनका नाम पता तो है, मैंने इतना तो लिख ही लिया था। जेपी जिसके बाद में नाम पता लेके अब सीधा क्रिमिनल के घर पे पहुंचने की कोशिश करता है क्योंकि नाम जो था उन दोनों ने बताया था प्यारे कुमार और मोहन कुमार, 2 अलग अलग नाम बताए थे। जिसके बाद में हम 3-4 दिन पहले वाली कहानी देखते हैं। बाबू रज्जो अपने साथ में प्यारे मोहन को नशे की हालत में उठा के सीधा बल्ली के घर पे ले आते हैं बदला निकालने के लिए। प्यारे मोहन यहाँ पे दरवाजा खटखटाता है, बल्ली दरवाजा खोलता है और बहुत खुश हो जाता है कि क्या बात है, आज तो प्यारे मोहन खुद आ गया है यहाँ पे अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए। जिसके बाद में बाबू और रज्जो कहीं ना कहीं इस घर के अंदर चोरी करना चाहते थे तो बातों को घुमा फिरा रहे थे कि कैसे भी करके बल्ली को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे, थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर ले। लेकिन यहाँ पे बल्ली इतनी उल्टी सीधी बातें बोलता है, इतनी बेकार बातें बोलता है कि बाबू का तो पहले ही दिमाग खराब रहता था और अब तो और ज्यादा दिमाग खराब हो गया था। इसी चक्कर में उसने बल्ली को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा और अब तो रज्जो भी आ गया था। यानी कि ये दोनों मिलकर जब बल्ली को मार रहे थे कि भाई इसे बांध बूंद के पटक देते हैं और ये इतना अमीर आदमी है तो चलो इसके घर में चोरी करते हैं, तो पीछे से प्यारे मोहन भाग जाता है। उसकी फट जाती है ये देख के कि भाई ये दोनों तो इसे इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, कल को मैं भी फंस जाऊंगा तो मैं तो बाहर भी नहीं निकल पाऊंगा। तो वो हैंड टू हैंड वहां से खिसक जाता है। तो अब बचे यहाँ पे बाबू और रज्जो, दोनों मिलके बल्ली को पकड़ लेते हैं और हाथ पैर बांध के पूरे घर के अंदर तलाशी लेने लगते हैं कि घर में चोरी करने वाला आइटम क्या है। यहाँ पे हम जेपी की टीम को देखते हैं। प्रेजेंट डे पे अब सारे क्रिमिनल के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाते हैं जो कि असल के अंदर प्यारे मोहन का घर था, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ लड़का और लड़की के ड्रेसेस थे। तो लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे 2 लोग रहते हैं और प्यारे मोहन तो है, यानी कि 4 लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और अब इन सब के नाम इन सबको चाहिए, कौन कहाँ पे रहता है, किसने कौन सा मर्डर करा है, कहाँ पर भागा होगा, तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन इन्हें चाहिए थी। लेकिन घर इस वक्त पूरी तरीके से खाली था। जिसके बाद वापस से कहानी 3-4 दिन पहले चली जाती है। बाबू और रज्जो जब घर के अंदर चोरियां कर रहे थे तो इन्हें कुछ खास पैसा वैसा तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे 2 बहुत पुराने जमाने की टंगी हुई तलवारें मिल जाती है जिसके ऊपर बाबू का दिल आ जाता है। वो हैंड टू हैंड तलवारों को उठा लेता है। वही तलवारें प्रेजेंट के अंदर प्यारे मोहन के घर से भी मिल जाती है, यानी कि दूसरा पेयर। बाबू रज्जो को पता चलता है कि प्यारे मोहन तो साला डर के मारे भाग गया, दगा दे गया, इसलिए ये दोनों जब भाग रहे थे तो जाते टाइम एक कार भी चोरी कर लेते हैं। और ये वही ग्रीन कलर की कार है जो कि 3-4 दिन पहले चुराई गई थी और बच्चों के साथ में जो क्राइम किया गया था वो इसी के अंदर किया गया था। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। राग के एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत बिल्कुल क्राइम डे वाले से होती है, लेकिन क्राइम का डे नहीं बल्कि नाइट हो चुकी थी। सुमन और साहिल को मारने के बाद में या जितना भी इन्होंने कोहराम मचाया था, पूरा कांड करा था, उसके बाद में इनकी हालत भी बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया था कि जिस हिसाब से खून फैला हुआ है फॉरेंसिक के बाद में, तो क्रिमिनल्स की भी हालत खराब पक्का हुई होगी। तो बिल्कुल हम वही देख पाते हैं कि बाबू और रज्जो भी बुरी तरीके से कटे फटे हुए थे, बहुत बुरी तरीके से इनकी हालत हो रखी थी। गाड़ी भी इनसे नहीं चल पा रही थी और गाड़ी जाके सीधा ठुक जाती है एक जगह पे जहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा था। अब उस वक्त रज्जो की हालत ज्यादा खराब नहीं हुई थी तो वो बाबू को उठाता है और कैसे तैसे करके हॉस्पिटल ले जाता है, क्योंकि अभी उसे फर्स्ट एड नहीं मिला तो वो मरा जाएगा। जैसे ही अब बाबू होश में आता है तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है रज्जो के ऊपर की तरह, दिमाग खराब हो गया, तेरे को और कोई जगह ही नहीं मिली, तू हॉस्पिटल ले आया, ये अपन दोनों को सीधा स्टेशन डाल देंगे, पुलिस के पास ले जाएंगे, दोनों अपन जिंदगी भर पुलिस स्टेशन में सड़ेंगे। और इस वक्त यहाँ पे डॉक्टर भी आ गए थे इनका चेकअप करने के लिए और डॉक्टर को डाउट हो ही गया था कि आखिर ये दोनों कौन है, इतनी बुरी तरीके से गिर पड़ के कैसे आए हैं। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई कह रहा है एक्सीडेंट हो गया है, कोई कह रहा है झगड़ा हो गया है, तो आखिर बात क्या है। इसलिए डॉक्टर इन दोनों को रिपोर्ट्स लेने के लिए यहीं पे रोक देते हैं और उसके बाद में पुलिस को कॉल भी कर देते हैं। लेकिन इतनी देर के अंदर तो बाबू और रज्जो खुद की जान बचा के फटाफट से निकल जाते हैं। ये वो सेम डे था, क्राइम वाला दिन, जिस दिन सुमन और साहिल के बारे में बताया गया था कि शायद बॉडी हॉस्पिटल के अंदर है, लेकिन वो बच्चे दोनों नहीं थे बल्कि कोई और ही बच्चे थे। लेकिन
पूरी पुलिस वाली टीम और इसी के साथ में अशोक ये सब हॉस्पिटल में थे, फिर भी बाबू और रज्जू को नहीं पकड़ पाए थे। ये दोनों भाग रहे थे, किसी से भिड़े भी थे, पुलिस वाले से भी मिले थे। पुलिस वालों को ज्ञान दे देते हैं कि साहब हम गरीब लोग हैं, कार वाले से टकरा गए, अगर आप पुलिस केस करोगे हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि थाने के अंदर आके और कोर्ट के अंदर चक्कर काटे, हमको जाने दो साहब, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारा इलाज हो गया, अब हमको जाने दो। पुलिस वाले को बिल्कुल नॉर्मल केस लगता है कि ऐसे चलते फिरते लोग रोज गाड़ी के सामने आते हैं, तो इनको जाने दो। इस चक्कर के अंदर वो बाबू और रज्जू को बिना पूरी इन्फॉर्मेशन लिखे ही भेज देता है, बस उनके नाम लिख लेता है और वो भी गलत नाम लिखता है। जिसके बाद में ही अब इन दोनों को अंडरग्राउंड तो होना था। बाबू यहाँ पे रज्जू को कहता है कि अपनी बहन के पास भाग सोनीपत, जब भी मौका मिलेगा तू मुझसे बात कर लेना। उसे एक नंबर याद करवा देता है और कहता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो थोड़े दिन सोनीपत रहे, जब भी मुझे मामला ठीक लगेगा उसके बाद में तुझे वापस से बुला लूंगा, विश्वास रख। रज्जू बुरी तरीके से डरा हुआ था कि आज नहीं तो कल वो पकड़े जरूर जाएंगे और कुछ भी करके बाबू को उसे वापस बुलाना पड़ेगा। जिसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट डे के अंदर शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पे निसार का हमें ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे हर कोई लीड लाने की कोशिश कर रहा था कि जो भी लीड लाएगा ऑब्वियसली बात है उसी फ्रंट लाइन पे क्रेडिट्स दिए जाएंगे, तो हर कोई अपना काम बेहतरी से करे, उसी के अंदर लगा हुआ था। जिसके बाद कहानी 3 दिन पहले शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हम रज्जू को देखते हैं जो कि भाग के सीधा सोनीपत आ गया था अपनी बहन के पास में रहने के लिए, जहाँ पे उसका जीजा है और इसी के साथ में एक बेटी भी है, यानी कि बहन की बेटी भांजी। अब यहाँ पे जीजा जी हमें दिखाए गए हैं एकदम गाँव के ठेठ, जो बिल्कुल बेकार धकियानुसी आदमी होता है, जो कि आदमियों के नाम पे धब्बा है, उस तरह का आदमी जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं था अपनी बहन के भाई के इस घर में देखकर। बहन कहती है कि ये अभी अभी आया है, काम से छुट्टी वगैरह लेकर आया है, राखी के हिसाब से आया है, वहाँ मुंबई के अंदर काम करता है फिल्मों के अंदर। बच्ची भी बड़ी खुश होकर बताती है कि मामा फिल्मों के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे जीजा जी पूछते हैं कि बता भाई इतनी चोट वोट कैसे लगी तेरे, तो सब बताते हैं कि फिल्मों में काम करते हैं ना, वहाँ पे एक्शन सीक्वेंस होते हैं, तो सब एक दूसरे को मारते पीटते हैं, तो वहीं पे से बस थोड़े बहुत चोट लग गई है, 1-2 दिन यहाँ पे रुकेंगे फिर चले जाएंगे। अब रात होने पे रज्जू खुद अपनी बहन की पिटाई की आवाजें सुनता है, क्योंकि उसके जीजा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका भाई घर में आ गया है। अब रज्जू करता भी तो क्या करता, उसकी बहन काफी ज्यादा बड़ी थी, उसका जीजे के साथ में रह रही थी, तो अपनी बहन को बचाने के लिए वो कुछ नहीं करता, केवल मार की आवाजें सुनता रहता है और चुपचाप सो जाता है। कहानी प्रेजेंट के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पे अब तक जेपी सीधा सोनीपत पहुंच चुका था सारी चीजों की तहकीकात करने। दिल्ली से सोनीपत ज्यादा दूर नहीं था, गाँव छोटा सा ही था, तो फटाफट से रज्जू के घर के बारे में पता चल जाता है। जीजा नहा रहा था, उसी वक्त उसको उठा के बिठा दिया जाता है और रज्जू के बारे में पूछताछ करी जाती है, जहाँ पे वो अब अपनी वाइफ को ताने देता है कि देख देख तेरा भाई आया ना, देख क्या कांड करके आया, यहाँ पे पुलिस वाले घर के अंदर घुस गए, बता आखिर क्या है। हम यहाँ पे बेटी को भी देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से मारी पीटी हुई थी। इसी के साथ में रज्जू की जो बहन थी उसके ऊपर भी चोट लगी हुई थी, तो जेपी को डाउट होने लगता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद अब वो सबको बिठा के पूछता है कि हाँ भाई रज्जू के बारे में बताओ, कब आया था, कहाँ गया, क्या कह रहा था। तो यहाँ पे आदमी सारी डिटेल बता देता है कि रज्जू यहाँ पे कल रात को ही भाग गया था और मुझे तो पहले से ही डाउट था कि वो कोई फिल्मों में काम नहीं करता। वो यही बताता है कि मुंबई काम करता है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से चोटिल होके आया था साहब। यहाँ पे रज्जू की फोटो भी ले ली जाती है ताकि आसपास के थानों के अंदर दे दी जाए और अगर कोई भी उसे पहचाने या देखे तो फटाफट से बता दी जाए। अब यहाँ पे उसकी बहन से पूछताछ करी जाती है, तो उसकी बहन भी परेशान नहीं थी और ये कहती है कि रज्जू एक नंबर का तिलचट्टा तरीके का लड़का है, वो अगर खुद के ऊपर आएगी तो खुद की जान बचाने के लिए किसी को भी मार सकता है, तो साहब आप उसे पकड़ लो। और कहीं ना कहीं बच्ची भी बुरी तरीके से डरी हुई थी, लेकिन कुछ चीजें थी जो बच्ची ने बताई नहीं थी। यहाँ पे ये आदमी भागता हुआ आता है, यानी कि रज्जू का जीजा, लेकिन जेपी तभी उसका गुलेबान पकड़ लेता है और कहता है कि आज के बाद अगर अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाया ना तूने, तो देख तेरी फिर क्या हालत करूंगा। क्योंकि जेपी को बाद में तो समझ में आ ही गया था कि इसके आदमी ने बुरी तरीके से मारा है, यानी कि प्रॉपर एकदम गाँव का माहौल जो होता है ना कि आज भी बेचारी औरतें पिट रही है, तो ये भी बिल्कुल वही घर था। जिसके बाद 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। रज्जू अपनी बहन की लड़की के साथ में बाहर था, जहाँ पे ये लड़की थोड़ी सी गुस्सा हो रखी थी क्योंकि रज्जू ने उसे डांट दिया था हाथ पे पट्टी बंधाते टाइम। वो मजाक कर रही थी, लेकिन खाते पीते रज्जू से मजाक मस्ती करता है और बच्ची वापस से हंसने लग जाती है। ये लड़की कहती है कि आप वहाँ पे क्या करते हो मुंबई में, वहाँ पे बड़े बड़े से लोग हैं, वहाँ पे मुझे भी जाना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, लेकिन ये बात पापा को मत कहना, पापा बहुत जोर से मारेंगे, मुझे मेरी खाल उतार देंगे। बस आप वहाँ पे मुंबई जाते हो तो वहाँ पे और क्या क्या है मुझे सारी चीजें बताओ। इसी वक्त रज्जू को बाय चांस न्यूज़पेपर के अंदर खुद की और बाबू की फोटोग्राफ मिल जाती है और फटाफट से अखबार को छुपा लेता है। जिसके बाद तो रज्जू की फट के हाथ में आ जाती है कि हर कोई उसे देख रहा है शक की निगाह से, कहीं ना कहीं किसी ने अगर उसे पहचान लिया तो वो मारा जाएगा। वो बाबू को कॉल मिलाता है और कहता है कि कुछ भी कर मुझे यहाँ से निकाल, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा, यहाँ पे फंस जाऊंगा, मुझे बस निकाल यहाँ से, मैं बस मुंबई आ रहा हूँ। बाबू उसे शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि 1-2 दिन का टाइम दे, मैं करता हूँ कोई ना कोई व्यवस्था। जिसके बाद में प्रेजेंट का डे दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जेपी के साथ में सोनीपत के जो पुलिस ऑफिसर थे वो भी मिलकर बातचीत करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने सारे नाकों को बंद कर दिया है और अब हर कोई रज्जू को ढूंढ रहा है। यहाँ पे उन्हें गाड़ी भी मिलती है जो कि रज्जू लेके भाग गया था घर से, लेकिन उस जगह पे सिर्फ गाड़ी ही मिलती है, रज्जू उस जगह से भी भाग गया था। ऐसे 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रज्जू रात में सो रहा था, तभी ये लड़की आती है जो कि बोलती है कि मामा प्लीज मुझे ले चलना, मुझे भी मुंबई ले चल, मुझे भी एक एक्ट्रेस बनना है, ये देख मैंने फोटोज खिंचाई थी चोरी छुपे मेले के अंदर जाके, मेरे बाप को पता ना चल जाए इसलिए मैंने फोटोज हमेशा से छुपा के रखी, देख मुझे भी वहाँ पे जाना है, प्लीज मुझे भी ले चलना, तू जो बोलेगा वैसा करूंगी, तू जैसे बोलेगा वैसे रहूंगी। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं रज्जू उस बच्ची को हैवान की नजरों से देखता है, बहुत गलत नजरों से देखता है और जब वो कहती है कि वो उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार
तैयार है, बच्ची कुछ भी करेगी, तो उसका मतलब ये नहीं था कि उसे फिजिकली असॉल्ट करा जाए। तो यहाँ पे रज्जो का कह सकते हैं हैवान बाहर आ जाता है और उस बच्ची का मुंह दबा के वो कुछ ना कुछ गलत काम करने ही वाला था और बच्ची जोर जोर से चिल्ला भी रही थी, लेकिन तभी उसे बच्ची की शक्ल के अंदर सुमन दिखने लगी और रज्जो कहीं ना कहीं डर जाता है और उसे बुरी तरीके से चांटे चांटे मारता है कि अच्छा तुझे एक्ट्रेस बनना है, बताऊं तुझे, तेरे बाप को बताऊं कि तू क्या करना चाहती है, मुंबई कुछ नहीं होता, बैठी रहे यहाँ पे, पढ़ाई कर चुपचाप, वहाँ पे लड़कियां नहीं जाती है, बैठी रहे यहीं पे, और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता है। इसी चक्कर के अंदर ये लड़की घायल हुई थी। जिसके बाद प्रेजेंट का डे दिखाया जाता है। जेपी अब हर तरफ ढूंढ रहा था, जहाँ जहाँ पे भी रज्जो के आने के बारे में लोगों ने टिप दी थी, उन हर जगहों पे जेपी जाकर आ गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। इसी के साथ में सोनीपत का जो एसपी था वो भी जेपी की बहुत मदद कर रहा था, लेकिन फिर भी ये लोग रज्जो को नहीं ढूंढ पाए। ऐसा लग रहा था कि रज्जो ने सोनीपत छोड़ दिया है और वो शायद हो सकता है मुंबई की तरफ चला जाए। अब तक यहाँ पे ये केस बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था, ऑलरेडी हाई प्रायोरिटी पे तो चल ही रहा था, लेकिन अब जो मेन एसपी है उसके ऊपर हद से ज्यादा प्रेशर आ रहा था। कोई बहुत बड़ा नेता था जो कि एसपी को कहता है मुझे 2 दिन के अंदर अंदर ये केस क्लोज चाहिए, तुमने जिसको भी केस दे रखा है हटाओ उसे, मैंने सुना है किसी मटन वाले के लड़की को दे रखा है जिसका काम उसी को साजे, उसको कोई खाने वाना बनाना हो तब बुलाना उस केस के लिए, किसी बड़े ऑफिसर को केस दो। अब एसपी कहता भी है कि अभी तक जितने भी हिंट्स मिले हैं, जितना भी केस आगे बढ़ा है जेपी के कारण ही बढ़ा है, लेकिन ये नेता सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, उसे कोई बड़ा ऑफिसर ही चाहिए था। इस चक्कर के अंदर बेचारा एसपी भी दबा हुआ था, बेमतलब के अंदर वो भी गाली सुन लेता है और कहीं ना कहीं वो भी ठान लेता है कि अब तो उसे जेपी को हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी जॉब के ऊपर बात आ जाएगी। जिसके बाद में हम यहाँ अशोक को देखते हैं। बच्चों के पोस्टमार्टम के बाद में बच्चों का जो भी सामान मिला था वो अब अशोक को दे दिया गया था। अशोक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बच्चों के सामानों को खोल कर भी देखे। इसी के साथ हम निसार को देखते हैं, जिसे कोई सीक्रेट टिप मिली थी, इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो कि वो बना के कहीं ना कहीं जेपी को देना चाहती थी ताकि उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। वो इन्फॉर्मेशन उसे कहीं बाहर जगह से मिली थी। जिसके बाद में हम जेपी को देखते हैं, उसे हेडक्वार्टर्स बुला लिया गया था और अब यहाँ पे बैठा दिया गया था वेट करने के लिए कि एसपी आपसे मिलने वाले हैं। इसी वक्त यहाँ पे चौहान की एंट्री होती है, जो कि एक बड़े ऑफिसर हैं और उन्हें कई टाइम पहले ही अपॉइंट कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी एसपी साहब रुके हुए थे क्योंकि जेपी ही इस केस को सॉल्व कर रहा था। लेकिन अब हद पार हो गई थी, पानी सर से ऊपर निकल गया था और काफी दिन बीत चुके थे, कोई भी बड़ी हिंट नहीं मिल रही थी। इसी चक्कर के अंदर केस जो है वो चौहान को दिया जाने वाला था। तो चौहान यहाँ पे आके कहता है कि जेपी तुमने जो भी काम करा अब तक बहुत बढ़िया करा है और मैं यही आगे भी सजेस्ट करूंगा कि सारे लोग मुझे तुम्हें ही दे ताकि तुम मेरे अंडर रह के काम करो और आगे की क्लूज मुझे यूं ही बताते रहो। कहीं ना कहीं ये जेपी इंडिविजुअल ही सॉल्व करना चाहता था, वो आखिर चौहान के अंडर रह के क्यों काम करेगा जबकि उसने आधे से ज्यादा केस को सॉल्व करा है। कहीं ना कहीं चौहान बहुत ज्यादा सरकाज़्म में बात कर रहा था कि मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छा मटन बनाते हैं तो कभी खिलाओ मुझे भी। जेपी की कहीं ना कहीं इंसल्ट हो रही थी और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। ओवरऑल ये बात निकल चुकी थी बाहर कि जेपी को केस से हटा दिया गया है और कल सुबह चौहान जो है वो 10 बजे पूरी फाइल वगैरह ले लेंगे और पूरा केस हैंडओवर कर लेंगे। रात का टाइम बचा था, ऑब्वियसली बात है जेपी क्या ही कर पाता, ये भी आखिरी रात ही थी उसके पास में। यहाँ पे हम निसार को देखते हैं जो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके जेपी के घर पे आती है। उसके पापा का एक्सीडेंट हो रखा था तो वो बातचीत करती है, बैठती है, ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। इतनी देर में यहाँ पे जेपी आ जाता है जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, लेकिन फिर भी निसार उसे कहती है कि बाहर का गुस्सा तुम आखिर मुझ पे क्यों निकाल रहे हो, किसी ने क्या कहा किसी ने क्या नहीं कहा, उन सब चीजों की चीजें मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो, तुम काम कर रहे हो तो मैं भी काम कर रही हूँ, मुझे भी चीजें देनी पड़ती है, अखबार है आखिर वो। जेपी को भी समझ में आता है कि निसार के साथ उसे इतना नहीं रूड होना चाहिए था, इतना ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए था। जिसके बाद में निसार उसकी हेल्प करने के लिए कुछ चीजें भी लेकर आई थी जो वो जेपी को दे देती है। अब इसी वक्त जेपी अपने फादर के साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करने लगता है क्योंकि ऑब्वियसली बात उसे केस से तो निकाल ही दिया गया है, इससे अच्छा अपने बाप के साथ तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले। वो कुछ खाना पीना बना ही रहा था अपने पापा के लिए, लेकिन इतनी देर में एक पुलिस वाला आके कहता है कि सर आपके लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट कॉल है, आप बात कर लीजिए। असल के अंदर जेपी को हटा दिया गया केस से, ये बात हर जगह नहीं फैली थी, इसलिए मुंबई से एक कॉल आया था जो कि जेपी को बताता है कि साहब मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल वही केस हुआ है जो कि आप लोगों के जैसा हुआ है। एक कपल को बहुत बुरी तरीके से असॉल्ट किया गया, उनसे पूरी चोरी वोरी कर ली, उनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव करा है और बिल्कुल बाबू और रज्जो जैसी ही शक्लें बताई जा रही है, उन्हीं जैसे नाम बताए जा रहे हैं। तो आप प्लीज एक बार आ जाइए और यहाँ पे आके चीजें चेक कर लीजिए, हो सकता है आपके ये क्रिमिनल यहीं पे मिल जाए। अब यहाँ पे जेपी का एकदम से दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि उसे केस से ऑलमोस्ट हटा दिया गया, अगर वो यहाँ से निकला और कल तक की परमिशन ली कि वो मुंबई जाना चाहिए तो उसे कोई भी नहीं भेजेगा, तो आखिर उसे क्या करना चाहिए सिचुएशन के अंदर। वो पुलिस वालों के सामने खड़ा था, उनके बीच में बातचीत करता है तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट करते हैं कि भाड़ में जाने दो, पेपर डॉक्यूमेंट आप तो निकलो। जेपी रातों रात अनऑफिशियली इस केस पे काम करने के लिए सीधा दिल्ली से मुंबई निकल जाता है। जिसके बाद में हम यहाँ पे मोना को देखते हैं। मोना यहाँ पे अपने बच्चों के कमरे को देखती है जो कि बिल्कुल खाली पड़ा था और इसी वक्त अशोक भी यहाँ पे आ जाता है क्योंकि बहुत तेज बारिश आ रही थी तो ये लोग अपनी खिड़कियां वगैरह बंद कर रहे थे और इसी वक्त मोना को वो बॉक्स दिख जाता है जो कि उसके बच्चों के सामानों का बॉक्स था। अब जाके आखिरकार मोना जब अपने बच्चों के सामानों को खून से लिपटा हुआ देखती है और एक एक सामान देखती है कि बच्चे नहीं है बल्कि बच्चों के पास सामान है जो कि आखिरी दिन पे उन्होंने बच्चों ने पहने थे, तब जाके मोना को विश्वास होता है कि उसके बच्चे वापस नहीं आने वाले हैं, उसने अपने बच्चों को खो दिया है। और ये गाइस अब तक का सबसे इमोशनल सीन था इस पूरी सीरीज का, जहाँ पे मोना और अशोक बहुत फूट फूट के रोते हैं। अशोक बस अपनी वाइफ को संभाल रहा था कि उसके बच्चे, मतलब इतने बड़े बच्चे कितनी
बुरे वक्त से निकले होंगे और वो खत्म हो गए, आज उनके पास में नहीं है। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। राग के एपिसोड नंबर 6 में हमें पता चलता है कि कोई भी दैत्य, असुर, मॉन्स्टर, दानव, जो भी कहें, जितने भी नाम कहें, जो इस शख्स के लिए बिल्कुल कम पड़ने वाले हैं, वो आखिर एक दिन में इतना बुरा नहीं बना था, बल्कि वो बचपन से जब से पैदा हुआ था तब से ही उसका दिमाग खराब था, या फिर कह सकते हैं कि वो गलत ही टाइम पे पैदा हुआ था, या कोई राक्षस ही इस धरती पे जन्म लिया था। हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है बाबू का, जहाँ पे उसके टीचर्स उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। बार बार में पेरेंट्स को बुलाया जाता था, ये आए दिन किसी न किसी बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मारपीट देता है। हम यहाँ पे बाबू के साथ उसकी माँ को भी देखते हैं, जो कि उसे बहुत ज्यादा नाराज थी, लेकिन बाबू अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे लाके कहीं से शहद देता है। जिस बच्चे को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था, तो बाबू की माँ उसे वो शहद दे देती है, लेकिन ये बच्चा यहाँ कहता है कि बाबू ने ये शहद भी चुरा के कहीं से लाया है और इसके बदले वो सबको मारेगा, पीटेगा, तो आपका बेटा ही खराब है। जिसकी बात तो बाबू की माँ को और ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने बेटे को बहुत बुरा भला कहती है कि तेरे जैसा बेटा किसी का होना ही नहीं चाहिए था, तो इतनी बुरी हरकतें कैसे कर सकता है, तो मुझसे इतना गंदा बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। बाबू को ये सारी बातें बहुत ज्यादा हर्ट कर चुकी थी और उसका दिमाग वैसे भी खराब ही रहता है, तो जिस बच्चे ने उसकी चुगली करी थी उस बच्चे से उसे बदला तो लेना था। बच्चा जब बाथरूम के अंदर था तो बाबू मधुमक्खी के छत्ते के अंदर एक जोरदार पत्थर मारता है, जिससे पूरी मधुमक्खियां फैल जाती है और बाबू बच्चे को अंदर छोड़ के कमरा बंद कर देता है। सोचिए उस बच्चे की हालत क्या बुरी तरीके से हुई होगी। जिसके बाद में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जेपी अब जब मुंबई के अंदर अपनी तलाश जारी कर रहा था, कुमार, बाबू और रज्जू को ढूंढ रहा था, तो यहाँ की पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि गुप्ता जी उसे एक जगह पे लेके जाते हैं, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, पिछले 5-7 दिनों से मरा हुआ पड़ा था, बदबू पूरे इलाके के अंदर फैल चुकी थी। तब जाके लोगों ने शिकायत करी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, और जैसे यहाँ पे आके देखते हैं तो बच्चे की बिल्कुल हालत वैसी थी जैसे कि आप लोगों की वहाँ पे दिल्ली में 2 बच्चों की हालत हुई थी। बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट कब से लिखाई हुई थी, ये बाबू रज्जू का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखा हुआ था, चोरी चकारी वगैरह की काफी सारी रिपोर्ट इनकी पहले से दर्ज हो रखी थी। जिसके बाद कहानी अभी कहीं ना कहीं 2 दिन के गैप के अंदर से चलना शुरू हो गई थी, यानी कि क्राइम के बाद की। अब जो बाबू है उसे भी कोई ना कोई जगह तो चाहिए ही थी छुपने छुपाने के लिए, इसलिए वो अपने एक दोस्त जिमी के पास में पहुंच जाता है, जो कि खाना वाना बनाता है इधर छोटी से एक रेस्टोरेंट के अंदर। जिमी भी काफी टाइम बाद बाबू से मिलता है, तो वो भी खुश हो जाता है और उसके बारे में कुछ पूछता नहीं है। हालांकि वो कहता तो है कि तू 3 साल बाद वापस क्यों आया है, तुझे कुछ चाहिए, तुझे कुछ लेना है तो बता, आखिर तू वापस से यहाँ पे क्यों आया है। लेकिन बाबू उसे कुछ भी नहीं बताता है कि वो कितना बड़ा कांड करके आया है दिल्ली के अंदर। चोरी छुपे यहाँ पे आराम से बैठ के उसके साथ मस्त दारू पी रहा था, एंजॉय कर रहा था। यहाँ पे जिमी बताता है कि वो बिल्कुल बदल चुका है, उसकी कुछ टाइम के अंदर शादी है, 3 दिन के अंदर। अब बाबू ने ऑलरेडी इतनी ज्यादा पी रखी थी, तो वो भी इस बात को एंजॉय करने लगता है कि तेरी 3 दिन के अंदर शादी है, मैं तेरे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लेके आया, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। और वो उसी शराब के नशे के अंदर फिर से एक बार और क्राइम करने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ आसपास कोई गाड़ी होगी उसके पास में, चोरी करनी तो उसे पहले से आती थी, तो टैक्सी वाला बन के निकल जाता है कि किसी को भी आराम से पकड़ के मार पीट सकता है। और यहाँ पे वो एक कपल को बिठा लेता है जिसका नाम गोपाल और महक था। इस कपल के साथ बाबू ने बहुत ज्यादा गलत चीजें करी थी। जिसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखा दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं की तहकीकात करने के लिए जेपी को बुलाया गया था। इस कपल से मिलने के लिए जेपी को बुलाया गया था। जेपी इनसे मिलता है और सारी चीजें पूछता है। गोपाल यहाँ पे एक एक चीज बताता है कि कैसे वो अपनी वाइफ के साथ में जा रहा था रात में, और तभी इसे दानव कहो, दैत्यासुर कहो, कुछ भी कहो, ये बुरा सा आदमी इनके सामने आ जाता है। ये पल कभी अपनी लाइफ में भूल ही नहीं सकते। उसकी वाइफ के साथ में भी बहुत बुरी बुरी चीजें करी। इस लेडी यानी कि महक ने तो अपने आप को पिछले 2-3 दिन से कमरे के अंदर रख रखा है, ना खाती है, ना पीती है, ना कुछ बात करती है। इनका एक छोटा सा पपी भी था, उसे भी वो ले गया, मार दिया, पीट दिया, पता नहीं क्या करा, किसी को कुछ नहीं पता। सेम हम क्राइम वाली नाइट को देखते हैं, जहाँ पे बाबू ने इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से मार पीट के बांध दिया था। गोपाल को पूरे कपड़े उतार के रख रखा था, इसी के साथ में महक के भी कपड़े उतार रहा था, उसके साथ में बदसलूकी कर रहा था, मार पीट के ऑलमोस्ट सारी चीजें तो ले ही गया था। तभी वहाँ पे उसे छोटा सा पपी दिख गया, इसलिए उसने गोपाल और महक को छोड़ दिया, नहीं तो वो इन दोनों को भी शायद जान से मार ही देता। महक यहाँ पे बाबू के बारे में बता रही है कि वो कितना बुरा आदमी था, उसकी चेहरा उसकी आंखों के सामने से नहीं जा रहा, उसकी आंखें घूरती हुई गंदी आंखें, उसके हाथ जो उसने महक को लगाए थे, वो ये चीजें अपने लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। जिसके बाद हम वापस से 2 दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे बाबू ने अभी एक छोटा सा पपी ले ही लिया था, तो वो जाके जिमी को देता है कि ले भाई देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया, तेरा शादी का तोहफा लेकर आया। जिमी भी इस कुत्ते को देख के खुश हो जाता है और साथ ही में बाबू को ये भी बताता है कि उसने हनीमून के लिए 2 टिकट निकाले हैं, जो कि आगरा के हैं, क्योंकि 1978 के अंदर अब कोई रिजर्वेशन तो होते नहीं थे, डायरेक्ट टिकट्स लेने पड़ते थे और ट्रेन के टिकट भी बहुत पहले लिए जाते थे, और आगरा भी उस समय के लिए बहुत बड़ी ही जगह हुआ करती थी। तो जिमी अपनी वाइफ के साथ आगरा जाने के लिए जो 2 टिकट थे वो अपने ही कोट की पॉकेट में रख लेता है। अब इसी वक्त यहाँ पे बाय चांस रज्जू का कॉल आता है, जो कि उसने सोनीपत से करा था कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, मेरे को यहाँ से निकलना है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। तब यहाँ पे बाबू रज्जू को अपने पास मुंबई बुला लेता है कि तू कुछ भी कर, यहाँ पे वापस आजा मेरे पास में, मैं देख लूंगा जैसा भी होगा। अब यहाँ पे हम जेपी को देखते हैं, जैसे कोई बड़ा सुराग अभी तक मिला नहीं था, क्योंकि हो सकता है कि बाबू यहाँ से भी भाग चुका हो, क्योंकि बाबू अभी तक इस जगह के आसपास तो इन्हें कहीं पे भी नहीं दिखा है। पुलिस फोर्स का भी बैक टू बैक
कॉल आ रहा था, यानी कि दिल्ली से सबको पता चल चुका था कि जो जेपी इन्वेस्टिगेशन उसके हाथ से निकल चुका है, उसके बावजूद भी वो मुंबई में जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो अगर वो वापस से दिल्ली नहीं आया तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है कि जेपी अपनी इस चीज को बाहर तो बता नहीं सकता, नहीं तो मुंबई वाले क्या सोचेंगे कि भाई ये तो सस्पेंडेड ऑफिसर है फिर भी यहाँ पे आया है। जिसके बाद हमें बाबू का वापस से पास्ट दिखाया जाता है। असल के अंदर बाबू ने जिस बच्चे को मधुमक्खी के कमरे में बंद कर दिया था, इसीलिए उसे बाल सुधार गृह के अंदर भेज दिया गया था। काफी सालों बाद बाबू जब निकला तो अपने सीधा घर पे पहुंचा, जहाँ पे उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, एक नई जिंदगी बना ली थी, एक छोटी सी बच्ची भी थी इनके घर पे। लेकिन बाबू को इसमें से एक भी चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि उसकी माँ ने दूसरी शादी कैसे कर ली, नया घर कैसे ले लिया, छोटी बच्ची कैसे पैदा कर ली। इन सब बातों को देख के बाबू का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था। बाबू की माँ को पता था कि ये लड़का अगर किसी और की जिंदगी में भी जाएगा तो किसी न किसी की जिंदगी पक्का खराब करेगा, जरूर किसी को मार काट देगा, इसलिए वो उसे चूहे मारने की दवा पिला के मारना चाहती थी। लेकिन ये चीज बाबू को पता चल जाती है, इसलिए वो अपनी माँ को बिठा देता है। उसकी माँ की हाथ की बनी हुई चाय नहीं पीता है, बल्कि अब खुद उसको चाय बनाने का शौक आया था। बाबू की माँ उसे अपने सारे सोने जेवरात जो भी बेचारे के पास थे पैसे वैसे दे के भेजना चाहती थी कि तुम मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति वापस आने वाला है, बहुत मुश्किल से नई जिंदगी शुरू करी है, तो चला जाए यहाँ से और वापस कभी लौट के मत आना। लेकिन बाबू को तो अब चीज हिट कर चुकी थी कि उसकी माँ ने उसके साथ धोखा किया, उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती, नई बच्ची पैदा कर ली है। तो अब यहाँ पे बाबू अपनी जो सबसे गंदी सनक तक पहुंच सकता था वो उसने कर दिया। घर के अंदर गैस का सिलेंडर चालू कर दिया। छोटी सी बच्ची हाथ में थी बाबू के माँ के, यानी कि उसकी खुद की सौतेली बहन ही कह सकते हो, कुछ भी कहो, लेकिन बच्ची तो छोटी थी। और वहाँ पे उसने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया था। इसी चीज को जेपी देखने के लिए अब प्रेजेंट के अंदर बाबू की माँ के पास पहुंचता है, क्योंकि इस हादसे को हुए लगभग काफी साल बीत चुके थे। बाबू की माँ तो जिंदा बच गई थी, लेकिन वो जो छोटी सी बच्ची गोद में थी वो जल के खत्म हो गई थी। हम बाबू की माँ की शक्ल भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही भयानक हो चुकी थी। बाबू तो ऑब्वियसली बात है भाग गया होगा, और वो जो उसका हाथ जला हुआ है ना वो इसी इंसिडेंट के कारण हुआ था। और बाबू की माँ बस पता नहीं क्यों बची, शायद भगवान इन्हें भी उठा लेते तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हॉस्पिटल में इवन इन्हें बेड भी बहुत मुश्किल से मिला हुआ था। वो अपने बेटे को सबसे ज्यादा कर्ज करती है कि ऐसा बच्चा भगवान किसी को नहीं दे, भगवान इतना बड़ा दानव किसी को पैदा ना करवाए, आपको उसके साथ जो करना है ना वो करो, लेकिन उसे खत्म कर दो, इस दुनिया से उठा लो उसे। जेपी बेचारी उस माँ की हालत भी नहीं देख पा रहा था कि एक बेटे ने अपनी माँ के साथ इतना बुरा किया, तो सोचो बाकी लोग तो उसके लिए कीड़े मकोड़े जैसे हो सकते हैं। जिसके बाद में जेपी अब बाल सुधार गृह जाता है, जहाँ पे बाबू पहले से रहा करता था। अब वहाँ के लोग भी बताते हैं कि बाबू बहुत अजीब किस्म का लड़का था, उसे पहले कुमार नाम से जाना जाता था, बाबू तो उसे बाद में बोलते थे। तो कुमार कोई बहुत ही भयंकर तरीके का लड़का था, कोई ना कोई शरारतें यहाँ पे करा करता था। वो तो उसकी एज बड़ी हो गई, 18 साल का बालिग हो गया, नहीं तो उसे ये लोग कभी भी बाल सुधार गृह से भेजते ही नहीं। कुमार का उस वक्त एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम जिमी था। अब यहाँ से जेपी जिमी तक आराम से पहुँचने वाला था कि शायद हो सकता है बाबू अपने दोस्त जिमी के पास भागा हो। इसी के साथ हम यहाँ पे मीना को देखते हैं जो कि बाबू की गर्लफ्रेंड थी। तो यहाँ पे मीना की फ्रेंड उसे कहती है कि देख अखबार के अंदर बाबू और रज्जू का नाम छपा है, फोटो भी छपी है, देख वही है। लेकिन मीना को विश्वास नहीं होता कि ये वही है क्या। उसकी फ्रेंड कहती है अभी भी टाइम है, देख पुलिस वाले को बता देते हैं, अगर वो तेरे पास आया तो कुछ गलत कर सकता है, हम पहले से सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। मीना मना करती है, लेकिन फिर भी मीना की ये जो फ्रेंड है वो पुलिस वालों को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है कि यहाँ पे जो बाबू है आया करता है और हमारी जो ये लड़की है मीना वो उससे मिला करती है। जिसके बाद में अब जेपी कहीं ना कहीं हारा हुआ था, परेशान था, क्योंकि उसे कोई भी क्लू ढंग से नहीं मिल रहा था। वो निसार को कॉल करता है, उसे थोड़ी बहुत बातें शेयर करता है, क्योंकि निसार भी अपना काम ही कर रही थी। फालतू के अंदर जेपी उस पर गुस्सा हो गया। ये दोनों आपस के अंदर थोड़ा खुद का क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि अब निसार भी उसे कंसोल करती है कि कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, तुम भी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और इसमें गुस्सा होना कोई नॉर्मल ही बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तक जेपी को जो भी चीजें पता चली थी वो निसार को सारी चीजें बताता है कि वो मुंबई के अंदर है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है, फिर भी वो केस पे लगा हुआ है, बाबू तक पहुंचने के ऑलमोस्ट बहुत करीब है। सोनीपत भी जाकर आया था रज्जू को पकड़ने के लिए, लेकिन वहां से भी उसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इतनी ही देर में जेपी को जो कॉल आता है हॉस्पिटल से, तो ये सारे लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं मीना से मिलने के लिए। लेकिन ये लड़की जब मीना को बुलाती तो पता चलता है कि मीना अभी तक आई नहीं है, जबकि उसकी शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। तो सब लोगों को एकदम से टेंशन होती है कि मीना ऐसे कभी दिन ही नहीं है कि जब वो पहुंचती नहीं है। तो सारे के सारे हॉस्टल के अंदर जाते हैं मीना को ढूंढने के लिए। तब हमें यहाँ पे पता चलता है कि मीना के घर पे सेम डे पे बाबू पहुंच चुका है उसे मिलने के लिए। कुत्ता भी लेकर जाता है और कहता है कि चल मैं तेरे से शादी मनाएगा, आज अपन दोनों शादी करते हैं, क्योंकि जिमी भी शादी कर रहा है उसका दोस्त, तो उसे भी मीना के साथ में शादी करनी है। और इवन उसके पास में पैसे भी आने वाले हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा किडनैपिंग करता है, लोगों को मार पीट देता है, तो कहीं से भी पैसे आ सकते हैं उसके पास में। मीना बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसके घर पे न्यूज़पेपर था। मीना को लगता है कि अगर ये बात बाबू को पता चल गई कि मीना ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है उसके क्राइम का, तो वो अभी के अभी मीना को मार देगा। यहाँ पे बाबू मीना के साथ में बहुत गलत हरकतें करना शुरू कर देता है, और अब तो उसके हाथ में न्यूज़पेपर भी लग गया था। जिसके बाद तो वो मीना को जिंदा ही नहीं छोड़ता, अपनी ही गर्लफ्रेंड को बहुत बुरी तरीके से मारता है, जान से खत्म कर देता है और हैंड यहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले आते हैं, तब तक कुछ देर हो चुकी थी लगभग। अगर ये आधे घंटे पहले भी पहुंच जाते तो शायद मीना बच जाती, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दरवाजा खोल के अंदर आते हैं, तब तक बाबू भाग चुका था, खून के निशान हाथ हर जगह बने हुए थे, और मीना एक और इंसान बन जाती है जो कि मौत के घाट उतर जाती है। यहाँ पे वो छोटा सा पपी
भी मिल जाता है जो कि महक का था, तो जेपी एटलीस्ट उसे तो लौटा ही देता है। जिसके बाद में अब ये सब मिलके जिमी को पकड़ते हैं क्योंकि जिमी की शादी हो चुकी थी, वो अपनी फर्स्ट नाइट मना रहा था, लेकिन बेचारा फिर भी गलत पकड़ा जाता है जस्ट बिकॉज कि उसने अपने भागे हुए दोस्त का साथ दिया, बाबू का साथ दिया। जिमी को इवन ये भी नहीं पता था कि बाबू ने इतना बड़ा कांड करा है, 2 बच्चों को दिल्ली के अंदर मारकर आया है। बस उसकी यही गलती थी कि उसने बाबू को रहने की जगह दे दी। अब यहाँ पे बाबू जिमी का कोट पहन के भागा था जिसके अंदर 2 आगरा की टिकट थी। अभी तभी यहाँ पे जेपी का दिमाग चलने लगता है कि ऑब्वियस बात है अगर उसके पास में टिकट है, वो भी 2 टिकट है, तो पक्का वो रज्जू को बुला के आगरा ही भागेगा। अब यहाँ पे इसी वक्त जेपी को दिल्ली से हेडक्वार्टर से कॉल आ जाता है कि अगर वो अभी के अभी नहीं निकला और नहीं पहुंचा तो उसे हैंड टू हैंड सस्पेंड कर दिया जाएगा, इवन उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो कभी भी अपना ऑफिस और पुलिस की वर्दी वगैरह कुछ भी नहीं देख पाएगा। यानी कि जेपी के ऊपर बहुत ज्यादा कड़क वाले नियम लागू कर दिए गए थे। जेपी को हैंड टू हैंड मुंबई से दिल्ली पहुंचना चाहिए था, लेकिन जेपी के पास में सबसे बड़ी लीड थी कि इस वक्त बाबू और रज्जो आगरा के अंदर होंगे। 110% वो श्योर था। वो मुंबई में बैठे गुप्ता जी इंस्पेक्टर को कुछ भी नहीं पता था कि उसे इतनी डांट पड़ रही है, बल्कि वो कहता है कि दिल्ली से उसे शाबाशी मिली है और उसे आगरा जाने के लिए कहा है ताकि उसकी एटलीस्ट बेइज्जती तो ना हो। जेपी यहाँ से अब ऑब्वियस बात है कि रात में कैसे निकल पाता, मुंबई से आगरा तो बहुत दूर है, इसलिए वो डायरेक्ट पहली बार फ्लाइट में बैठता है। 1978 का टाइम फ्लाइट में जाने का बहुत बड़ी चीज ही होती है, बहुत महंगा भी रहता होगा टिकट। जिसके बाद हम यहाँ पे बाबू को देख पाते हैं जो कि ट्रेन से अपना जर्नी कर रहा था और मुंबई से आगरा पहुंच रहा था क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी टिकट थी ही। हम यहाँ पे रज्जू को देखते हैं जो कि सोनीपत से ऑलरेडी आगरा पहुंच चुका था और वहाँ पे उसने एक घर को निशाना बना भी लिया था क्योंकि धीरे धीरे करके वो भी ऑलमोस्ट एक क्रिमिनल के अंदर बदल ही चुका था। कहीं से एक बाइक चुराई होगी, उसके बाद में एक खाली घर के अंदर तलवार लेके पहुंच गया, वहाँ के लोगों को मार पीट के बिठा देगा और आराम से इस घर को अपना घर समझ के बैठेगा। इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। राग के एपिसोड नंबर 7 के अंदर अब हमें जेपी की कहानी बताई जाती है। जैसे कि हमें लास्ट एपिसोड के अंदर बाबू की, रज्जो की, इन सब की पास्ट स्टोरीज बता दी गई थी, तो हमारे जो मेन लीड कैरेक्टर है जेपी, उसका भी कहीं ना कहीं किरदार बताया जाता है कि वो बचपन से ही बहुत ज्यादा अच्छे घर से बिलोंग करता था। उसके पिताजी जो हैं वो ऑलरेडी पुलिस के अंदर थे। उस वक्त भीमराव अंबेडकर की बहुत ज्यादा आंदोलन वगैरह चला करते थे, तो हर कोई यही पूछा करता था कि ये नारे जो है किस चीज के लग रहे हैं, क्योंकि छोटा सा बच्चा था जेपी, तो उसको बहुत ज्यादा यूं क्यूरियोसिटी थी कि नेता कौन होता है, लोगों का राजा कौन होता है, आम जनता को कौन संभालता है। तो उसके फादर उसे बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझाते हैं कि हम जब लोगों का ध्यान रखना शुरू करते हैं तो वही हम लोगों का राजा होता है। यही चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है कि आप कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाओ और बस लोगों को इंसाफ दिलाते जाओ। तो जेपी की कहीं ना कहीं आज भी यही उसूल है कि वो अपने फादर की बातों को फॉलो करे, और वो भी अभी कितना बड़ा इंसान हो चुका है तो उसके आंखों के सामने इतनी बुरी बुरी चीजें हो रही है और वो ऑलमोस्ट उन तक चीजों तक पहुंचने वाला है, तो वो अपनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारेगा। जबकि उसकी पूरी पुलिस फोर्स टीम उसके अगेंस्ट हो चुकी है, उसके नाम के बड़े बड़े फरमान निकल चुके हैं, उसे ऑलमोस्ट सस्पेंड भी कर दिया गया है, फिर भी वो पीछे अपने कदम नहीं करता है। बाबू और रज्जो के जो चेहरे थे अब वो भारत के हर शहर के अखबारों के अंदर लग चुके थे कि ये क्रिमिनल हर जगह घूम रहे हैं। यहाँ पे हम जेपी को देखते हैं जो कि आगरा पहुंच चुका था और आती ही सबसे पहले उसकी नजरें बस बाबू और रज्जो को हर जगह ढूंढ रही थी। यहाँ पे हम रज्जो को देखते हैं जो कि एक बाइक चुरा के पहुंच चुका था रेलवे स्टेशन बाबू को रिसीव करने के लिए। बाबू को अपना हुलिया बदलना था, इसीलिए उसने अपना सिर मुंडा दिया था, गंजा होके पहुंच गया था। ये दोनों मस्त गले मिलते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि काफी दिनों बाद मिले थे, जैसे कि बहुत पुराना याराना हो उनका, और फिर मस्त गाड़ी पे बैठ के निकलने वाले थे। लेकिन तभी इन्हें पुलिस ऑफिसर ने देख लिया और पहचान लिया। बेचारा इनके पीछे बहुत भागता है, लेकिन बाइक होने के कारण ये दोनों भाग जाते हैं। इसलिए फटाफट से हेडक्वार्टर्स कॉल लगाने की कोशिश करता है, आगरा के थाने में कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कहीं पे कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। फिर भी लोगों को ये बात तो पता चल गई थी कि बाबू और रज्जो आगरा के अंदर देखे गए हैं, अभी अभी रेलवे स्टेशन के अंदर, तो ये भागेंगे तो है नहीं, इसका मतलब है कि आगरा में इन्हें दबोचना है। अब हम यहाँ पे जेपी को देखते हैं जो कि आगरा के थाने में पहुंच चुका था, ये बताते हुए कि वो दिल्ली की टीम से आया है। यहाँ पे जो लोग उसका वेलकम करते हैं वो ये कहते हैं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले तो इन्फॉर्म करा है आगरा के अंदर की बाबू और रज्जो मिल चुके हैं। तो यहाँ पे जेपी पूरी बात घुमा देता है, वो कहता है कि अच्छा आपकी चौहान साहब से बात हुई है? हाँ मेरी भी तो उनसे ही बात हुई है। असल के अंदर मैं आगरा आया हुआ था अपने किसी काम से, तो चौहान सर ने मुझे भेज दिया काम करने के लिए, तो अभी आगे का काम मैं करूंगा। तो इन लोगों को भी कोई खास ज्यादा शक होता नहीं है, इन लोगों को लगता है कि भाई दिल्ली से ही पुलिस ऑफिसर को भेज दिया गया है। तो ये पूछते हैं कि आपकी बाकी की टीम का है? तो जेपी कहता है कि मैं यहाँ पे था इसलिए मैं आ गया, पीछे पीछे टीम भी आती होगी, अपन लोग काम शुरू करते हैं। आप बताइए बाबू और रज्जो कहाँ पे मिले थे? जिसके बाद वो इंस्पेक्टर आता है जिसने देखा था, वो हुलिया बताता है कि एक गंजा हो चुका है, दूसरे ने बाइक ले रखी थी, बाइक के नंबर हटा रखे थे। इसका मतलब है कि वो शहर के अंदर आसपास ही घूम रहे हैं। जेपी का दिमाग चलता है कि हम पुलिस वाले तो कम है, लेकिन शहर वाले तो इतने सारे हैं ना, पोस्टर छपवा दो, हर जगह भले ही दहशत फैले तो फैल जाए, लेकिन लोगों को बचना जरूरी है, नहीं तो वो फिर जाके किसी न किसी का गला काट देंगे। जिसके बाद अब हर गली मोहल्ले के अंदर पोस्टर छप जाते हैं और ये बात बता दी जाती है कि बाबू और रज्जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आगरा की गलियों के अंदर घूम रहे हैं, तो कुछ भी हो जाए आप बच के रहिए, सतर्क रहिए, नहीं तो आपके घर में भी वो
घुस सकते हैं। तो सारे लोग थोड़े से चौकन्ने हो जाते हैं और इसी वक्त रज्जो ने तो पहले से सारी सेटिंग करके रखी थी। बाबू जब देखता है कि इतना आलीशान घर रज्जो ने अकेले ने दबोच लिया है तो उसे बहुत खुशी होती है। घर के अंदर 3 मेंबर थे, एक बूढ़ी सी आंटी थी, एक आदमी था और उसका बेटा था। सबको रज्जो ने हाथ पैर बांध के बिठा रखे थे, मुंह बांध के बिठा रखे थे। बाबू को मजा आ गया था कि यहाँ पे तो खाना पीना रहना छुपना हर एक चीज है और सबसे इम्पोर्टेंट कि इन्हें एक बंदूक भी मिल गई थी लेकिन उसके अंदर की गोलियां नहीं थी। बाबू सबसे पहले बेचारी बूढ़ी औरत से कहता है कि जा जाके खाना बना, नहीं तो हम तुझे ही यहाँ से जान से मार डालेंगे। यहाँ पे जेपी आगरा पुलिस के साथ में मिलकर प्लानिंग करने लगता है कि आखिर वो बाबू और रज्जो को कैसे पकड़ सकते हैं। यहाँ पे बाबू और रज्जो दोनों मिलकर अपनी प्लानिंग कर रहे थे कि अब इन्हें आगे क्या करना है, कैसे बचना है, क्योंकि हर जगह तो ये मोस्ट वांटेड हो चुके हैं। इस घर के अंदर आराम से काफी दिनों तक ये छुप के रह भी सकते हैं। बेचारे यहाँ के लोग अधमरे से हो गए थे क्योंकि बुरी तरीके से पिटे हुए थे। रज्जो ने बहुत बुरी तरीके से मारा था इन्हें। और इसी वक्त यहाँ पे मोहल्ले के कुछ बच्चे पहुंच जाते हैं और गेट खटखटाने लगते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई दरवाजा नहीं खुलेगा तो शक हो जाएगा, इसलिए ये बेचारी बूढ़ी दादी को भेजते हैं घर वालों के ऊपर गन पॉइंट करके कि अगर उस बूढ़ी दादी ने कुछ भी बोला तो अंदर के घर वाले मारे जाएंगे। बेचारी दादी कुछ भी नहीं बता पाती और कहती है कि बच्चों मुझे पूरा पूरा ख्याल है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तुम टेंशन मत लो, अगर कुछ भी होगा तो मैं बता दूंगी। और दरवाजा वो दादी जी बंद कर देती है और अंदर के हाल तो ऑलरेडी खराब हो रखे थे। अब यहाँ पे गड़बड़ ये होती है कि आगरा वालों को दिल्ली हेडक्वार्टर्स की तरफ से कॉल आ जाता है। पूरी इन्फॉर्मेशन इन्हें पता चल चुकी होती है कि जेपी को सस्पेंड कर दिया गया है। वो एक सस्पेंडेड ऑफिसर है जो कि फालतू के अंदर इस केस पे काम कर रहे हैं। जो मेन टीम है चौहान सर की वो यहाँ पे जल्दी पहुंचने वाली है, तो हो सके तो आप इस ऑफिसर को बिठा के रख लीजिए, कुछ भी हो जाए इन्हें बाहर मत जाने दीजिएगा क्योंकि हम लोगों के लिए भी खतरा हो सकते हैं। तो अब आगरा पुलिस वाले भी खुद के इन चीजों से बंधे हुए थे। वो जेपी को कहते हैं कि सर आपको हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप पुलिस वाले होके सस्पेंड होके इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए और बैठ जाइए चुपचाप और हमें मजबूर मत करिए कि हम आपको पकड़ के बिठाएं, आप बस इसी जगह पे बैठिए जब तक आपकी दिल्ली पुलिस वाली टीम नहीं पहुंच जाती। जेपी बेचारा बहुत दिमाग खराब हो चुका था, उसका बहुत कोशिश करता है इन लोगों को मनाने की कि मैं ऑलमोस्ट उन तक पहुंचने वाला हूँ, मैंने इस पूरे केस पे काम किया है, वो दोनों भाग जाएंगे आप लोगों के चक्कर के अंदर, आप समझते क्यों नहीं है। लेकिन जेपी की कोई बात नहीं सुनता है। हम यहाँ पे बाबू और रज्जो को देखते हैं आगरा की गलियों में बहुत शानदार तरीके से घूम रहे थे दोनों। किसी लोहे वाले के पास पहुंचते हैं और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसे सीधा बोल देते हैं जाके कि उन्हें बंदूक चाहिए। आदमी भी कुछ ज्यादा शक नहीं करता है और बंदूक देख के बताता है कि बहुत पुरानी बंदूक है, इसकी जो गोलियां हैं छर्रे हैं वो ऐसे ही नहीं मिलेंगे, इन्हें बनाना पड़ेगा, लगभग 2-3 घंटे का टाइम लगेगा, तो हम बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाबू और रज्जो को कोई दिक्कत थी नहीं, दोनों ने अपने सर मुंडा रखे थे। इन दोनों को लगता है कि कोई इन्हें पहचानेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे गोली बनाने वाले के जो पिताजी बैठे थे अखबार पढ़ रहे थे वो जरूर इन्हें पहचान चुके थे क्योंकि अखबार में इन दोनों की तस्वीरें आ चुकी थी। अब ये दोनों 3 घंटे का टाइम लेके निकल जाते हैं कि भाई इनके पास में 3 घंटे का टाइम है, मस्त घूम फिर के आएंगे, पैसा तो था ही, घर को ऑलरेडी चोरी कर ही चुके थे, तो 3 घंटे क्या करेंगे, 3 घंटे बढ़िया आगरा घूमेंगे। यहाँ पे हम जेपी को देखते हैं जो कि हद से ज्यादा परेशान हो रखा था क्योंकि उसे बस बिठा रखा था ये कहकर कि आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो पुलिस वालों के ऊपर चिल्लाने लगता है, बोलने लगता है, हद से ज्यादा उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है कि मैंने इतना जबरदस्त काम करा है इस केस के ऊपर, वो दोनों ऑलमोस्ट मुझसे पकड़े जाएंगे, आप लोग समझते क्यों नहीं है, अगर आप भी इस जगह होते तो आप क्या करते, आप उन खूनियों को जाने देते, वो बच्चे मेरे सामने गिरे पड़े हुए थे, इतनी बुरी हालत करी थी उन बच्चों की, और अभी अगर ये दोनों मुजरिम भाग गए तो आप लोग क्या करेंगे, अगर मैं सस्पेंडेड हूँ तो आप मेरे साथ काम भी तो कर सकते हैं, हम दोनों मिलकर उसे पकड़ने ही तो जा रहे हैं, मैं बस एक मुजरिम को पकड़ने जा रहा हूँ। जेपी अपनी जितनी कोशिश कर सकता था उतनी कोशिश करके वो आगरा के इंस्पेक्टर को मना लेता है कि वो अब इस केस पे काम करेगा और इनके साथ में जाके इन क्रिमिनल्स को पकड़ेगा। हम यहाँ पे बाबू और रज्जो को देखते हैं जो कि अपनी आगे की प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि इन्हें भागना था, चोरियां करनी थी, लोगों का मर्डर करना था। बाबू रज्जो को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है कि उसने इतने बड़े बड़े काम कर लिए, पूरा आदमी बन चुका है। पहले वो डरा करता था, उसमें हिम्मत नहीं थी, आदमियों वाला गट्स नहीं थे, लेकिन अब उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया, पूरे घर को किडनैप कर लिया, लोगों को बिठा लिया, पैसे चोरी करने लग गया, तो वो तो भाई पूरा आदमी बन चुका है। लेकिन तभी इन्हें पुलिस वाला देख के वहां से भगा देता है कि 2 आदमी यहाँ पे बैठे, भागो यहाँ से। तो ये दोनों ऑलमोस्ट घूम घाम के पूरा शहर रात में पहुंच जाते। इन्हें लगता है कि शायद शहर जल्दी बंद हो जाता होगा, लेकिन इन्हें लगता है कि कुत्ता भी नहीं घूम रहा है, तो फिर तो कोई ना कोई डाउट होता है। असल के अंदर यहाँ पे पूरी फील्डिंग सेट हो चुकी थी। जो गन बनाने वाले थे यानी कि छर्रे बनाने वाले थे बंदूक के, उन लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया और उन लोगों ने यहाँ पे पूरी फील्डिंग सेट कर दी। सारे पुलिस ऑफिसर्स एक साथ में बैठे थे बाबू और रज्जो को पकड़ने के लिए। बाबू रज्जो यहाँ पे जैसे ही पहुंचते हैं तो पुलिस वाले निकल के बाहर आते हैं, इनके पास में बाइक थी, इस चक्कर के अंदर ये फिर से भाग जाते हैं। आसपास कहीं पे शादी चल रही थी, उसी भीड़ भड़के के अंदर भागते भगाते ये सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जो ट्रेन मिलेगी उसी में बैठेंगे। जेपी भी स्टेशन पहुंच चुका था, पूरी जगह को सील कर दिया गया था, हर जगह पुलिस वाले घूम रहे थे। बाबू और रज्जो की फटी पड़ी थी कि अब तो ये पक्का पकड़े जाएंगे। अब तक जेपी ट्रेन के अंदर घुस चुका था और 2 में से एक को पकड़ लेता है, यानी कि रज्जो को पकड़ लेता है। बाबू का दिमाग तो खराब था, इसलिए वो एक छोटी सी बच्ची को पकड़ लेता है चाकू लगा के, और वो बोलता है कि देख मैं इसे मार दूंगा। जेपी का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो रखा था कि वो बोलता है मार, तू मार, ऑलरेडी कितने लोगों को मार चुका है, लगा दे, इसकी भी बलि लगा दे, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस वालों के सामने तो बाबू शायद किसी को नहीं मारेगा। वो रज्जो को बहुत बुरी तरीके से सर पटक पटक के मारता और कहता है कि अभी के अभी छोड़ इस बच्ची को, नहीं तो देख मैं इसकी जान ले लूंगा। लेकिन बाबू था कि वो बच्ची को छोड़ने
सामने ही वाला नहीं था। अब इसी वक्त पे आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है। इस ट्रेन के अंदर ऑफिसर्स बैठे थे आर्मी के और उन्होंने मौका देखते ही बाबू को पकड़ लिया, बच्ची को छुड़वा लिया। जिसके बाद तो जेपी के हाथ जैसे बाबू लगता है वो उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसका ऑलमोस्ट सर खोल देता है, भयंकर खून निकाल देता है, फाड़ देता है सर, बस उसे जिंदा छोड़ देता है कि उसकी सांसें चलती रहे। तब जाके कहीं ना कहीं हम लोगों को भी फील होता है कि जो बच्चों का बदला था वो जेपी ने सच में ले ही लिया था। एटलीस्ट 70-80% तो बदला ले ही लिया था। उसे इतनी बुरी तरीके से मारा था। खैर इन लोगों को तो और भी बुरी से बुरी सजा मिल सकती थी, क्योंकि मौत तो एक बहुत छोटा सा वर्ड हो गया इन लोगों के लिए, जिस हिसाब से इन्होंने जिंदगी करी थी। अब यहाँ पे हम मोना और अशोक को देख पाते हैं जिन्हें जस्टिस मिल चुका था। अब जाके वो अपने बच्चों को गंगा जी में बहाने के लिए निकलते हैं, जहाँ पे वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा याद करते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं कि कौन सोच सकता है कि इतने टीनेजर बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो जाएंगे, वो भी इतनी बुरी मौत मिलेगी उन बच्चों को। अब जब वो घर पहुंचते हैं तो उनके सामने काफी सारे लेटर्स पड़े थे जो कि पूरी देश दुनिया से आ रहे थे, क्योंकि अब हर कोई इस माँ बाप का बच्चा बनना चाहता था। तो सुमन और साहिल बन के लेटर्स लिख रहे थे बच्चे कि हम आपके साथ ही हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, जो कि अब तक की सीरीज का सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट था कि आखिर कोई पेरेंट्स कैसे वो चीज पढ़ सकते हैं कि उनके बच्चे खत्म हो गए और दूसरे लोग कह रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम आपके आसपास हैं। निसार के अखबार के न्यूज चैनल के अंदर डेली इतने सारे सैकड़ों लेटर्स आते हैं इस अरोरा फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और कहीं ना कहीं मोना और अशोक दोनों मिलकर अपने बच्चों के लिए ये लेटर्स पढ़ रहे थे, जो कि उनके जस्टिस के लिए थे, जो कि उनके सपोर्ट के लिए थे। यहाँ पे अब जेपी ने भी फाइनली अपना मिशन पूरा किया। वो घर गया और घर पे जाते ही पहले अपने भी कहीं ना कहीं फादर से गले मिलना चाहता है, लेकिन वही है ना कि बाप बेटे वाला सीन है कि कोई किसी से गले नहीं मिलता है, ऑकवर्डनेस। वो अपने पापा को कहता है कि आप मुझे खाना खिला दीजिए, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। पिताजी बात सुनते और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी के साथ में गाइस सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हुआ है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है, यानी कि क्राइम कैसे हुआ, कितनी बेदर्दी हुई और कितना मतलब गलत चीजें हुई थी उस दिन, वो सब हमें इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में पता चलेगा, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा। वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज अभी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है राग, जो कि अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, काफी वायरल वेब सीरीज निकल के आई है, क्योंकि स्टोरी लाइन वगैरह बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ऐसी फालतू सी वेब सीरीज नहीं है कि आपका टाइम पास कर देगा, बल्कि एक इतनी बड़ी सीख दे के जाएगा जो शायद आपके लव्ड वंस या आपके आसपास वाले लोगों को या आपकी खुद की फैमिली को एक बार के लिए तो चौकन्ना कर ही देगा कि आपके साथ कुछ बुरा होने से पहले आप एक बार तो जरूर सोचेंगे कि शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा सजेशन है, या फिर एक बहुत बड़ा सजेशन है कि प्लीज अपने छोटे बच्चों को ये समझा दीजिएगा कि अगर वो अकेले हैं तो कभी भी किसी से लिफ्ट नहीं लेनी है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप जैसे लिफ्ट ले रहे हैं वो कौन से माइंडसेट का इंसान है। अपने घर वालों का इंतजार कर लीजिए, या फिर जिस जगह पे बैठे हैं उसी जगह पे बैठे रह जाइए, लेकिन लिफ्ट मत लीजिए। मुझे तो गाइस ये बहुत बड़ी सीख मिल चुकी है ये वेब सीरीज देखने के बाद में। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं, जो कि इस पूरे क्राइम के ऊपर बेस्ड है कि आखिर उस दिन क्राइम वाले डे पे हुआ क्या था बच्चों के साथ में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अरोरा फैमिली को देखते हैं। साहिल और सुमन अपनी फैमिली के साथ में मस्त पार्टी के अंदर थे। न्यू ईयर का टाइम था, इनके सारे फैमिली फ्रेंड्स थे, इनकी उम्र के सारे बच्चे थे, बच्चे आपस में डांस कर रहे थे। उसके बाद में अपने पेरेंट्स को भी खींच के ले आए थे, जो एक बहुत ही अच्छी सी खुशहाल फैमिली होती है वो हमें दिखाई गई थी कि चारों एक साथ में बहुत खुश हैं, हंसी खुशी रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एक अच्छे हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और फिर वही दिन पहुंच जाता है क्राइम वाला दिन, जिस दिन इन सब की ही दुनिया बदल जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कूटर वाले सरदार जी दोनों बच्चों को छोड़ते हैं बस स्टॉप पे, जहाँ पे वो इन्हें कहते भी हैं कि मैं तुम्हें रेडियो स्टेशन छोड़ दूं, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं अंकल हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बरसात इतनी तेज हो रही थी कि शायद इन्हें कोई भी बस या कोई दूसरा व्हीकल नहीं मिल सकता था। साहिल एक बार के लिए कहता भी है कि हम दोनों भाग के जाते हैं, 10-15 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे, कुछ ज्यादा दूर है भी नहीं। लेकिन सुमन कहती है आखिरी ट्राई करके देख लेते हैं, बाय चांस अगर कोई लिफ्ट मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर भाग के चले जाएंगे। तो इन्होंने एक आखिरी कोशिश करी और बाय चांस इन्होंने हाथ दिखा दिया। सुमन ने जैसे हाथ दिखाया तो यहाँ पे पहले तो गाड़ी निकल गई थी जो कि बाबू और रज्जो की थी, लेकिन तभी बाबू का दिमाग घूमा और उसको लग रहा था कि दिल्ली को छोड़ने से पहले एक बार तो दिल्ली को दिखाना चाहिए कि वो किस तरह के धुरंधर लड़के हैं, और गाड़ी उन्होंने बैक करके बच्चों को बिठा लिया। अब यहाँ पे सुमन और साहिल टीनेज के उम्र के थे। सुमन को पहले ही समझ में आ गया था कि ये जो आगे वाला आदमी है उसे सही तरीके से नहीं देख रहा है, फ्रंट मिरर से उसे बार बार में पीछे से देख रहा है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा ढकती है। उसके बाद में उसे थोड़ा सा डाउट होता है क्योंकि लेफ्ट और राइट
में हैंडल नहीं थे गाड़ी को खोलने के लिए। तो ये बात वो कहीं ना कहीं अपने भाई साहिल को भी समझा देती है। पहले तो इन्हें नॉर्मल लगता है, इसलिए वो सामने वालों को डराने लगते हैं कि हम आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे फादर जो है वो सेना के अंदर है, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप हमें बस थोड़ी दूर पे छोड़ दीजिए। लेकिन तब बाबू फालतू की बातें करने लगता है कि तुमने झुमके पहने हैं, वो कहाँ से लाए हो, बहुत सुंदर लग रहा है ये वो। अब बच्चों को थोड़ा डर लगने लगता है और वो कहते हैं कि आप अभी गाड़ी रोकिए, हमें उतार दीजिए। लेकिन बाबू का दिमाग तब तक खराब हो चुका था। रज्जो भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली 10 बार कह चुका था कि देख बच्चों को उतार दे, देख बच्चों को उतार दे, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे, बच्चों को उतार दे। लेकिन बाबू का दिमाग तब तक धीरे धीरे करके खराब होना शुरू हो चुका था। अब यहाँ पे बच्चे जोर जबरदस्ती करने लगते हैं कि गाड़ी रोको, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कह रहे हैं गाड़ी रोको। लेकिन बाबू गाड़ी नहीं रोकता है। तब तक इनके बीच में हाथापाई होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे सुमन अपने कान के निकाल के दे देती है, उसके पास में जो भी वैल्यूएबल्स थे सब दे देती है कि जो लेना है ले लो, पैसे चाहिए मेरे पापा तुम्हें पैसे भी दे देंगे, लेकिन हम लोगों को अभी के अभी उतार दो। लेकिन तब तक हाथापाई बढ़ चुकी थी। गाड़ी के अंदर तलवार थी, बाबू बार बार रज्जो को कह के तलवार निकलवा चुका था और वही चीज साहिल ने हाथ से पकड़ ली थी। अब जैसे तलवार खिंची तो साहिल के दोनों हाथ ही कट गए, इतनी भयंकर तरीके से कटे कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे सुमन जो है वो गाड़ी को जोर जोर से धक्के दे दे के बजा रही थी कि शायद कोई उसकी हेल्प कर दे, शायद कोई उसे देख ले। और ये वही वक्त था जब वो दूध वाला यहाँ से गुजरा था, उसने बच्चों को देख भी लिया था, लेकिन बाबू ने इतना जोरदार टक्कर दिया कि वो बेचारा दूध वाला गिर गया और ना ही मदद कर पाया, क्योंकि तब तक तो ये गाड़ी यहाँ से निकल चुकी थी। रज्जो डर रहा था, वो मना कर रहा था कि नहीं देख बच्चों को ऐसे नहीं करते हैं। तब तक इनके बीच में हाथापाई एक्सट्रीम लेवल की बढ़ चुकी थी, क्योंकि सुमन और साहिल बिल्कुल भी हार मानने वाले बच्चे तो नहीं थे। दोनों ने मिलकर बाबू और रज्जो का गला पकड़ लिया, उन्हें दबाने की कोशिश करी, बुरी तरीके से मारने पीटने की कोशिश करी। लेकिन तलवार के वार से आखिर जो साहिल है वो नहीं बच पा रहा था, उसे बहुत जोर जोर से वार पड़े थे, तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया और वहीं पे बेहोश हो गया। सुमन रोती है, बिलकती है कि उसे उतार दो, जाने दो, लेकिन ये लोग बात नहीं मानते हैं। अब बाबू और रज्जो की फटनी शुरू हो गई थी, क्योंकि कार के अंदर बहुत ज्यादा खून वून फैल चुका था और बच्चे ऑलरेडी अधमरे हो चुके थे। शक्लें देख ली थी तो बच्चे पक्का इन्हें पकड़वा देंगे, तो बाबू इन दोनों का किस्सा खत्म करना चाहता था। तो आते ही साहिल को बाहर निकाल के बुरी तरीके से मारता पीटता है। ये काम रज्जो करता है, साहिल को साइड में ले जाता है, लेकिन अभी भी साहिल ने अपनी आखिरी सांसें छोड़ी नहीं थी। वो एक बार के लिए फिर से उठता है और अपनी बहन को इस तरीके से रोता देख के अपनी पूरी कोशिश करके इन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक रज्जो ने तलवार निकाल के उसे बहुत बुरी तरीके से काट पीट दिया था। बाबू यहाँ पे सुमन को साइड में ले गया था, उसके साथ में फिजिकली उसे असॉल्ट करता है, बहुत बुरी, जितनी वो हरकतें कर सकता था उतनी बुरी हरकतें करता है। और वापस आता है रज्जो को कहने के लिए कि साला तू मर्द नहीं है क्या, तू भी जा। और रज्जो को इतना ज्यादा उकसाता है कि जैसे ही रज्जो वहाँ पे जाने वाला था तब तक तो सुमन डंडा लेके आती है अपने भाई को ढूंढने के लिए और इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारती है। यानी कि अधमरा तो वो दोनों बच्चों ने इन दोनों को ही कर दिया था। अब तक यहाँ पे रात हो चुकी थी, बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका था, दोनों बच्चे हद से ज्यादा अधमरे हो चुके थे। इवन रज्जो ने साहिल को जान से मार दिया था, तलवारों से काट काट के उसे खत्म ही कर दिया था। जब तक सुमन आती अपने भाई को ढूंढने के लिए, सुमन इवन ढूंढ भी चुकी थी अपने भाई को, साहिल को, लेकिन तब तक वो मर चुका था, उसकी सांसें नहीं चल रही थी। और अब बाबू का काम भी हो चुका था, उसने उसे फिजिकली असॉल्ट भी कर दिया था। तो वो पीछे से तलवार लेता है और वहीं पे सुमन को बहुत बुरी तरीके से जख्म देता है कि सुमन भी अपना दम वहाँ पे तोड़ ही देती है, क्योंकि एक दो वार के अंदर वो वैसे भी खत्म हो जाती, वो इतनी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। लेकिन आखिर तक बच्चे पूरी तरीके से लड़ते हैं, इन दोनों को इतनी बुरी तरीके से मारा था कि आगे जाके इन दोनों का भी एक्सीडेंट हो ही चुका था। और ये वही वक्त था कि पूरी रात बारिश होती रही, बच्चों का पूरा ब्लड लॉस हो चुका था। अगर थोड़ी देर शायद पुलिस वाले और तहकीकात करते तो बच्चों को उसी वक्त उठा लेते या इमरजेंसी के अंदर भेज देते, कुछ न कुछ दो में से एक बच्चा बच जाता। लेकिन पुलिस वाले भी इतनी तेज बारिश के अंदर वहाँ से निकल गए थे और बच्चों को नहीं देख पाए थे। लेकिन आज 8 से 9-10 दिन बाद के अंदर बच्चों को इंसाफ मिल चुका था। बाबू और रज्जो पकड़े गए थे। जेपी अपने एसपी के सामने बैठा था और एसपी यहाँ पे कहते हैं कि तुमने काम तो बढ़िया किया है, लेकिन सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए हैं, तुम ऑलरेडी सस्पेंडेड थे, फिर भी तुम्हें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने ऊपर जाके बात करी है कि तुमने बहुत बढ़िया काम करा है, सारे केस को खुद से हैंडल करा है, इसलिए तुम्हारा सस्पेंशन कैंसिल कर दिया गया है। इवन अब तुम एग्जाम भी दे सकते हो, क्योंकि जेपी आगे बढ़ने की तैयारियां कर रहा था, बड़ा इंस्पेक्टर बनने की कोशिश कर रहा था, तो उसके एग्जाम्स को रोका नहीं जाएगा, वो अब दे सकता है सारे एग्जाम। इवन अब उसको प्रमोशन भी मिल गया है, इतना बड़ा केस सॉल्व करने से उसने इतना बड़ा इंसाफ दिलाया है। दिल्ली पुलिस के नाम पे धब्बा बन जाता अगर ये चोर नहीं पकड़े जाते तो, और जेपी ने सारा केस सॉल्व कर दिया था, क्योंकि उसकी खुद की रूह कांप गई थी ये बाबू और रज्जो के इतने बेकार से केस को देखकर। एक तरफ जेपी थोड़ा खुश था, लेकिन मन के अंदर खचपचाहट तो थी कि बच्चे तो खत्म हो ही गए हैं, चाहे कुछ भी कर लो। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन सुनवाई होने वाली थी, वो रेडी होता है, अपनी यूनिफॉर्म पहनता है, उसके बाद में बाबू रज्जो के पास पहुंच जाता है। लोग पागल हुए हुए थे, 1978 का टाइम था और पत्थर मार रहे थे कि अगर ये दोनों क्रिमिनल बाहर निकले तो लोग इन्हें नौच खाएंगे। तो तब भी यहाँ पे जेपी कहता है कि मन तो इतना है ना कि तुम दोनों को छोड़ दे इनके सामने, तुम्हें नौच खाएंगे, लेकिन तुम्हें तो बहुत आसान मौत मिल जाएगी, तुम्हें मिलनी नहीं चाहिए, तुम्हें जस्टिस के हाथों से ही मौत मिलनी चाहिए। जिसके बाद में कैसे तैसे करके इन्हें प्रोटेक्ट करके सीधा अदालत तक ले आया जाता है। कोर्ट रूम के अंदर इनकी सुनवाई होती है। इनके ऊपर जिस तरीके के चार्जेस थे, जिस तरीके की इन्होंने हरकतें करी थी, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है कि इन्हें एक मिनट भी जिंदा रहने दिया जाए। आखिरकार
इन्हें मौत का फरमान सुना दिया जाता है, दोनों का डेथ वारंट निकाल दिया जाता है। यानी कि एक तरफ तो पूरे भारत के अंदर खुशी की लहर दौड़ चुकी थी कि बाबू और रज्जू को मार दिया गया है, मारा जाने वाला है और जस्टिस मिल चुका है, लेकिन वो माँ बाप मोना और अशोक 1% भी खुश नहीं थे, क्योंकि किसी को जस्टिस मिले चाहे नहीं मिले, उन्होंने तो अपने बच्चे खो दिए हैं। पूरा जगह खुश होके, जितने भी लोग थे खुश होके यहाँ से निकल गए थे, लेकिन ये दोनों माँ बाप के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो यहाँ पे अभी भी अपने बच्चों को ही ढूंढ रहे थे कि जस्टिस मिलने से क्या ही उखड़ जाएगा, उनके बच्चे तो चले गए। जिसके बाद में हमें 1978 का काफी सारा सीन दिखाया जाते हैं, पीछे के बैकग्राउंड वाली चीजें दिखाई जाती है कि उस वक्त पे क्या क्या हुआ करता था। इसी के साथ में निसार और जेपी भी आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से जो भी इनके गिले शिकवे थे खत्म हो चुके थे। जेपी को प्रमोशन मिल चुका था, वो भी अब आपस के अंदर बातचीत करना आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि दोनों कपल थे, ऑब्वियस बात है आगे जाके शादी भी कर लेंगे। जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है कि कहानी अगर कैसी होती कि दोनों बच्चे जिस वक्त बस स्टॉप पे खड़े होते और लिफ्ट लेने की बजाय वो उस दिन हंसी मजाक करते करते भागते भागते अपने रेडियो स्टेशन पहुंच जाते। कहानी ऐसी कभी होती ही नहीं। बच्चों ने अगर उस वक्त सोच लिया होता तो शायद ही कभी वेब सीरीज नहीं बनती और इतने हजारों लाखों लोगों को इस चीज की सीख नहीं मिलती कि आप किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, हर कोई आपके भरोसे के काबिल हो ही नहीं सकता। बच्चे भागते भागते सीधा रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं, जहाँ पे सुमन अपना गाना गाती है, पूरा इंडिया उसका गाना सुनता है। पेरेंट्स घर पे बहुत खुश होते हैं, साहिल जो कि उसका भाई है, प्रोटेक्टर है, उसके साथ में खड़ा है। माँ बाप घर पे खुश हो रहे हैं कि बच्चे ने इतना बढ़िया गाना गाया है कि रेडियो पे आया है। एज यूजुअल जो उनकी हाई क्लास सोसाइटी है उनके अंदर उनका अच्छा खासा नाम है, और इसी के साथ में मतलब ये एक अच्छी खासी एंडिंग देके जाती है, यानी कि किसी को दुख देके नहीं जाती है। लेकिन जो मेन सबसे बड़ा पेन था वो यही था कि सुमन और साहिल बेचारे बच्चे खत्म हो गए, वो इतनी गलत लापरवाही के चक्कर के अंदर अपने आप को खो बैठे। तो गाइज आप सभी लोगों को ये सीरीज कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और जो गाइज मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए लेटेस्ट वेब सीरीज को लाना, क्लेम्स, ब्लॉग, इतनी सारी चीजों को झेलना, उसके बाद में कंटिन्यूअसली रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस रहता है गाइज टीम का। तो आपका एक लाइक और इसी के साथ में कमेंट, सब्सक्राइब करना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है गाइज। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो बिना करे बिल्कुल मत जाइएगा। हर एपिसोड को कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट लाइक कर सके और एक कमेंट ड्रॉप कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा। राख के एपिसोड 4 की शुरुआत बिल्कुल उसी दिन से होती है जिस दिन क्राइम हुआ था। कार के अंदर बच्चे थे और मदद मांगने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, तभी एक दूध वाला आता है और उसने कार को देख लिया। उसने कार को रोकने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन कार ने उसे इतनी जोर से टक्कर मारी कि उसका पैर ही फ्रैक्चर हो गया और वो वहीं पे गिर गया। उसके बाद उसने पुलिस वालों को बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कोई आया नहीं। लेकिन कुछ ही दिन बाद में यहाँ पे आप पहुँच गए। अब दूध वाला जिसे बात बता रहा था वो थी निसार, क्योंकि कल ही उसने पुलिस स्टेशन के अंदर सरदार जी से, जो कि पुलिस ऑफिसर है, उनसे क्वेश्चंस किए थे कि आखिर आपके पास में किन के कॉल आ रहे हैं जो बच्चों से रिलेटेड आपको चीजें बता रहे हैं। अब निसार को जिन जिन लोगों के बारे में पता चला था फोन कॉल से कि उन्होंने बच्चों को देखा था, वो सबके पास में जा रही थी और बाय चांस दूध वाला बिल्कुल सही इंसान मिल गया था जिसने वो सारी चीजें देखी थी। वो दूध वाला बहुत ज्यादा रोता है, गिड़गिड़ाता है, ये कहकर कि मैंने उन बच्चों को रोकने की बहुत कोशिश करी थी लेकिन मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी और उसके बाद मैं उनकी मदद भी नहीं कर पाया। मैं जाके जिसको बुला पाता तब तक तो वो बच्चे बहुत ज्यादा आगे निकल गए थे और उसके बाद डायरेक्ट उनकी मौत की न्यूज ही सुनी। निसार को कह सकते हैं एक तरीके की बहुत बड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज मिल गई थी खुद के चैनल के लिए, तो उसने बिना सोचे समझे न्यूज़पेपर में इसे पब्लिश कराने के लिए भेज दिया था। जेपी जो कि प्यारी मोहन के घर पे गया था तो वहाँ पे उसका लैंडलॉर्ड था, तो उसके थ्रू ये लोग स्केच बनवा लेते हैं प्यारी मोहन का। पता चलता है कि वो कोई दो इंसान नहीं है, जैसा कि लास्ट एपिसोड में भी ये चीज क्लियर हो गई थी कि वो एक ही आदमी है जो कि आदमी और औरत बन के नाचा करता था। लेकिन जब उसके ब्लड सैंपल को कार में मिले खून के सैंपल से मिलाया गया तो वो मैच नहीं कर रहा था। इसका मतलब है कि अभी आसपास में लगभग 3 से 4 लोग हैं, 2 लोग जिनके ब्लड सैंपल मिले हैं, एक प्यारी मोहन और इसी के साथ में जिसकी तलवार मिली थी जिसका नाम बल्ली था। तो अभी इन सब को एक साथ में ही जेपी को ढूंढना था। जेपी को तभी न्यूज पता चलती है कि अखबार के अंदर काफी सारी चीज मिली है जो कि पुलिस वालों को नहीं पता थी। तो यहाँ पे जेपी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि एक बार निसार को आके उसे बात करनी चाहिए थी, डायरेक्ट इस न्यूज को नहीं छापना चाहिए था अखबार के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर आता है कि पुलिस वालों को पहले नहीं पता चल रहा, अखबार वालों को पहले पता चल रहा है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था निसार से, जिसके बाद में अब जेपी बल्ली के दोस्त को ढूंढता हुआ उसके घर पे पहुंच गया था, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि बल्ली का एक बेस्ट फ्रेंड था। बल्ली अब तो अंडरग्राउंड है, बल्ली मिल नहीं रहा है, तो उसके दोस्त को पकड़ा गया। अब वो परिवार वाला आदमी था, बीवी बच्चे वाला आदमी था, तो साइड में जाके बातचीत करता है। पहले तो कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जेपी जब जोर जबरदस्ती करता है तो ये आदमी भी अपना मुंह खोलना शुरू करता है कि वो बल्ली का दोस्त है, महीने के अंदर 1-2 बार मिल लिया करता है, बिल्कुल बर्बाद हो गया है, घर के अंदर कोई है नहीं, लेकिन शौक ऐसे रखता है कि भाई बाहर के अंदर जाके खाता पीता है, थोड़े मौज मस्ती करता है, इससे ज्यादा वो कोई गलत काम तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जिसके बाद में यह आदमी अपने साथ में जेपी और उसकी पूरी टीम को बल्ली के घर पे ले आता है। बल्ली दरवाजा नहीं खोलता है तो ये लोग दरवाजे को धक्का देके अंदर घुस जाते हैं क्योंकि दरवाजा खुला ही पड़ा था। अंदर आते ही इन सब लोगों को बहुत गंदी सी स्मेल आती है और अब बल्ली वाले इस केस को हुए लगभग 3-4 दिन हो चुके थे, क्योंकि बाबू और रज्जू की कहानी 3-4 दिन आगे पीछे की चल रही थी। अब जब ये कमरे के अंदर आगे एंटर करते जाते हैं तो इन्हें एक बॉक्स के अंदर
अंदर बल्ली की बॉडी मिलती है जो कि पूरी तरीके से सड़ चुकी थी और उसी में से बहुत गंदी वाली स्मेल आ रही थी। और सामने की दीवार पे बल्ली के वहाँ पे 2 तलवारें टंगी हुई थी। एक तलवार तो क्राइम वाली थी और दूसरी तलवार इन्हें प्यारे मोहन के घर पे मिल चुकी थी। इसका मतलब था कि बल्ली का हो सकता है इस केस से कोई लेना देना नहीं हो, जरूर बाबू और रज्जू दोनों ने मिलकर इस घर के अंदर चोरी करी होगी, सामान उठा के ले गए होंगे और बल्ली को मार पीट के यहीं पे गाड़ दिया होगा। ये आदमी जोर जोर से रोता है कि भाई उसका कोई लेना देना नहीं है इस केस से और बल्ली भी जरूर इस केस से कोई लेना देना नहीं रखता होगा, उसको इस बात का पक्का प्रूफ है। लेकिन वो जिस बार के अंदर नाचा कूदा करता था, जाया करता था, उस बार के बारे में जेपी काफी सारे इन्फॉर्मेशन ले लेता है। जिसके बाद में हम यहाँ पे बाबू और रज्जू को देखते हैं जो कि इस वक्त प्यारे मोहन के घर पे ही बैठे थे, आराम से मजे कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, क्योंकि वो तलवार चुरा के लाए थे तो चिकन बना रहे थे। लेकिन इन्हें प्यारे मोहन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि साला हमें धोखा देके भाग गया एंड टाइम पे, तो उसे मजा तो चखाना पड़ेगा क्योंकि उसने देख लिया है कि हमने बल्ली को काट दिया था, तो वो कहीं जाके मुंह खोल देगा तो जाके उसका मुंह बंद करना पड़ेगा। इसलिए दोनों ही प्यारे मोहन को जाके उसी के बार में दबोच लेते हैं। जब यहाँ का ओनर मना करता है कि अरे भाई रुको रुको, इसको क्यों लेके जा रहे हो, तो बाबू और रज्जू बोलते हैं कि वो पुलिस वाले हैं और इसने कोई क्राइम किया इसलिए उसे उठा के लेके जा रहे हैं। तो बेचारा यहाँ का ओनर भी क्या बोलता, और वहाँ से प्यारे मोहन किडनैप हो जाता है। अब यहाँ पे बल्ली की बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो उसमें भी बिल्कुल उसी तलवार के निशान थे जैसा कि बच्चों की बॉडी में मिले थे, यानी कि मारने वाला तो कत्ल इन दोनों ने किया है, बाबू और रज्जू ने, जिन्हें ये अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। बॉडी को लगभग 3-4 दिन पहले मारा गया था, यानी कि घायल किया गया था, जिसके बाद बॉक्स में डाल दिया गया। 1 से 1.5 दिन तक वो जिंदा था, लेकिन उसके बाद में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, काफी सारे जख्म लगे हुए थे, ब्लड लॉस हो गया था, इसी चक्कर में इसकी डेथ हुई थी। अब यहाँ पे जेपी का दिमाग और ज्यादा घूमता जा रहा था, उसे किसी भी हाल के अंदर बाबू और रज्जू को पकड़ना था, लेकिन अभी भी उसे कोई पर्टिकुलर सा सुराग नहीं मिल रहा था कि वो किसको जाके कहाँ पकड़े। लेकिन इसी वक्त उसे निसार दिख जाती है जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि उसने न्यूज को पब्लिश कर दी थी और वो निसार से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे बिना बात करे वो गुस्से के अंदर यहाँ से निकल जाता है। क्योंकि जेपी के पास में हॉस्पिटल से कॉल आया था कि उसके पिताजी कहीं से गिर गए हैं, तो जेपी इतने उलझे हुए केस को छोड़ के सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। कहीं ना कहीं अपने फादर के ऊपर वो गुस्सा ही हो रहा था कि भाई मैं यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट केस देखूं या फिर आपको देखूं। तो उसके पिताजी भी कहते हैं कि तुझे किसने बोला था मुझे देखने आने के लिए, मैं गिर गया तो गिर गया, उसमें तेरा क्या आने जाने का कसूर। अब ऑब्वियस बात है बाप बेटे के बीच में अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे फर्ज तो बनता है कि पिताजी को घर तक छोड़कर आना है, लेकिन इसी वक्त जेपी को कॉल आता है कि जिस बार के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि प्यारे मोहन जहाँ पे काम करता था उसके बारे में इन्हें पता चल गया है। तो जेपी अब यहाँ पे पहले खुद की ड्यूटी निभाता है और पिताजी जो कि ऑलरेडी फ्रैक्चर हुए हुए थे वो अकेले घर जाते हैं। जेपी सीधा अपनी टीम के साथ में बार में पहुंचता है, वहाँ पे उसके ओनर से पूछताछ करी जाती है तो वो कहता है कि पुलिस वाले ही तो आके लेकर गए थे इन दोनों को और मैंने देखा है। बाबू और रज्जू का स्केच तो मिल ही चुका था और दोनों आदमी अलग अलग है इस बारे में भी पता चल गया था। प्यारे मोहन अलग है जो कि यहाँ पे काम किया करता था। अब चीजें धीरे धीरे करके इन्हें क्लियर होती जा रही है कि 3 से 4 लोग कौन कौन है, कैसे दिखते हैं, कहाँ पे क्या करते हैं। जिसके बाद में वापस से कहानी 3-4 दिन पहले की ही शिफ्ट हो जाती है। जिस वक्त ये प्यारे मोहन को उठा के लेकर गए थे तो उसे किडनैप करके सीधा एक जंगल में ले जाते हैं उसका किस्सा खत्म करने के लिए। ऑलमोस्ट उसे जान से मारने वाले थे, लेकिन तभी इन्हें किसी की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि इन्हें किसी ने देख लिया है, लेकिन वो असल में किसी ने देखा नहीं था, बल्कि एक कपल था जो कि अपना ही टाइम स्पेंड कर रहा था। लड़की को आइसक्रीम खानी थी तो लड़का आइसक्रीम लेने जाता है, इतनी देर में पीछे से बाबू लड़की को पकड़ लेता है और जान से मारने वाला था। लेकिन वो अब प्यारे मोहन को ये करने के लिए कहता है कि अगर तुझे हमारे साथ रहना है, तुझे अगर हमारे साथ में सच्चाई बतानी है कि तू हमारा बिल्कुल सच्चा वाला दोस्त है तो मार के दिखा इसको। अब प्यारे मोहन ने आज से पहले कोई क्राइम नहीं किया था और ना ही उसे किसी को जान से मारना था। वो बिल्कुल चुप रहना चाहता था कि भाई बाबू और रज्जू ने अगर बल्ली को मारा तो मारा, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, ना ही वो इस लड़की को मारेगा। लेकिन बाबू और रज्जू के सर पे तो खून सवार था। वो प्यारे मोहन को कहते हैं कि इस लड़की को मार। इतनी देर के अंदर तो वो लड़का यहाँ पे भागता हुआ पुलिस को बुला के ले आता है तो लड़की बच जाती है और बाबू रज्जू खुद की जान बचाने के लिए भागते हैं। पीछे से ये प्यारे मोहन सीधा पुलिस के कदमों में जाके गिर जाता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे जेल के अंदर डाल दो, नहीं तो ये दोनों मुझे जान से मार देंगे। जिसके बाद प्रेजेंट के अंदर हम मोना को देखते हैं जो कि बच्चों का गम अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसके बच्चों का लॉस हो चुका है, अभी उसे इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वो बच्चों को पढ़ाती जा रही थी, तब यहाँ पे प्रिंसिपल आती है जो कि उसे बातचीत करती है और इस बार उसे रिक्वेस्ट नहीं करती है कि तुम घर पे जाके रेस्ट करो, आराम करो, फैमिली को टाइम दो, बल्कि वो उसे ऑर्डर देती है कि यहाँ का माहौल सही नहीं है और तुम्हें भी अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। जो घर पे हैं, जो लव्ड वंस हैं, जो तुम्हारी सच में फिक्र कर रहे हैं, प्लीज उनके पास जाओ और ये मेरी ऑर्डर है, कुछ दिन के लिए तुम अभी छुट्टी पे रहो। मोना को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से के अंदर ही अपनी कॉपीज वगैरह लेके निकल जाती है। बहुत तेज बारिश हो रही थी, कोई उसे लिफ्ट देने की कोशिश भी करता है, लेकिन गलती से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मोना उस कार से टकरा के उसी के ऊपर पत्थर मार देती है। असल में उस कार में एक प्रेग्नेंट लेडी भी बैठी थी, प्रेग्नेंट कपल था। तब पुलिस स्टेशन जाते हैं और मोना की कंप्लेन लिखवाते हैं कि औरत पागल हो गई है, कार पे पत्थर मार रही है, मेरे पेट में बच्चा है, अगर कुछ हो जाता तो सोचिए। तब यहाँ पे पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए माफ कर दीजिए, ये लेडी अभी बिल्कुल भी अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। जब उस प्रेग्नेंट लेडी को पता चलता है कि ये अभी का सबसे बड़ा अरोरा केस चल रहा है जहाँ पे दोनों बच्चे खत्म हो गए थे, तो वो प्रेग्नेंट लेडी खुद मोना के पास जाती है और उसे माफी मांगती है और कहती है कि आप बस अपना ध्यान रखिए, प्लीज आप घर चली जाइए। और मोना उसके बाद में कैसे तैसे करके
करके अपने घर चली जाती है। यहाँ पे हम अशोक को देखते हैं जिसने अपने दोस्तों से कुछ जुगाड़ लगवा के अपने बच्चों का मेडिकल मंगवाया था। उस मेडिकल के अंदर इतनी बेकार चीज लिखी थी कि अशोक वो देख के पढ़ के मतलब आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे कि वो कितनी भयंकर तरीके से रो रहा था। असल के अंदर सुमन के साथ में फिजिकली असॉल्ट भी हुआ था। रज्जू और बाबू दोनों ने मिलकर उसको फिजिकली असॉल्ट भी करा था, बहुत बुरी तरीके से असॉल्ट करा था और ये सब कुछ उसके पोस्टमार्टम में लिखा हुआ था। हालांकि अशोक को बताया नहीं गया था क्योंकि एक बाप को कोई क्या ही बताएगा कि उसकी बच्ची के साथ में क्या हुआ था। जब वो चीजें पढ़ता है तो बहुत बुरी तरीके से रोता है, बहुत भयंकर होता है। उसके साथ में जो बच्चा था यानी इसी की फैमिली का मेंबर वो भी बहुत बुरी तरीके से रोता है। जिसके बाद में अब यहाँ पे प्यारी मोहन के बारे में पता चल गया था कि भाई साहब वो तीसरा मेंबर जिसे सब ढूंढ रहे हैं वो पुलिस के थाने के अंदर ही बैठा है। तो फटाफट से जेपी उसी थाने में पहुंच जाता है, प्यारे मोहन को बाहर निकालता है। प्यारे मोहन जाते सबसे पहले दोनों को पहचान लेता है कि हाँ ये बाबू और रज्जू है, तब जाके इनके असली नाम पता चलते हैं। अब यहाँ पे वो जोर जोर से रोने लगता है कि साहब मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने कुछ भी नहीं करा है और वो सारी स्टोरी बताता है स्टार्टिंग से लेके अभी तक कि कहाँ पे बाबू और रज्जू से एक दिन यूं ही मिल गए थे, उसके बार में आके तमाशा करने लगे और घर पे आके बोलते हैं कि चल किसी को मारने पीटने चलते हैं। बल्ली के घर पे गए, उसे मारा पीटा, गाड़ी चोरी करी और वो यहाँ से भाग गया। बाबू और रज्जू उसे बदला लेने के लिए आए थे और पार्क में उसे जान से मार देते। इसी चक्कर के अंदर वो भाग गया और पुलिस वालों को कहा उसने कि मुझे बस स्टेशन के अंदर रखो नहीं तो वो दोनों मुझे जान से मार देंगे। और अभी इस वक्त पूछा जाता है कि वो दोनों कहाँ गए होंगे तो प्यारे मोहन कहता है कि सही बता रहा हूँ साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता है वो दोनों कहाँ भागे होंगे। हाँ बस इतना पता है कि रज्जू के गाँव के अंदर उसकी एक बहन रहती है सोनीपत के अंदर, इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं पता है। यानी कि जेपी को थोड़ा तो क्लू मिला कि अगर रज्जू भागेगा तो हो सकता है अपनी बहन के पास भाग सकता है। जिसके बाद हमें आखिरी में एक सीन दिखाया जाता है कि बाबू और रज्जू जिस वक्त कार चुरा के जा रहे थे मस्त घूमते घुमाते, तभी उन्हें एक बच्ची के लिफ्ट का इशारा आया और कहीं ना कहीं वो शहर छोड़ने वाले थे। लेकिन शहर छोड़ने से पहले वो कुछ एंजॉय करना चाहते थे, मजे करना चाहते थे और ये सुमन का हाथ ही था, यानी कि क्राइम वाला डे। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।